ये आपको याद रखना है। अब इन दोनों फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, कभी कभी ऐसा ही पूछता है कि गुरुत्वीय त्वरण को अपन नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो माइनस जी हटा देना, जो ये सब्ट्रैक्शन का टर्म है माइनस जी वाला, उसको हटा देना बस, अगर गुरुत्वीय त्वरण को नेग्लेक्ट करना है तो बस ये टर्म बचेगा। अब दोनों में फर्क देखो क्या है, देखो ये भी माइनस जी, ये भी माइनस जी, ऊपर में यू डी एम बाई डी टी, यहाँ भी यू डी एम बाई डी टी। t इज इक्वल टू 0 पे मास कितना रहा होगा, तो t इज इक्वल टू 0 मास m नॉट था तो m नॉट लिखा है, बट किसी t टाइम के बाद मास कितना बचेगा, तो dm बाई dt से मास कम हो रहा है, तो 1 सेकंड में मास कितना कम होगा dm बाई dt, 2 सेकंड में 2 dm बाई dt, dm बाई dt मतलब 2 kg पर सेकंड, dm बाई dt मतलब 2 kg पर सेकंड, तो 1 सेकंड में 2 kg कम हो रहा है, तो 2 सेकंड में 4 kg, 6 सेकंड में 6 kg, सॉरी 2 kg प्रति सेकंड कम हो रहा है, तो 1 सेकंड में 2 kg, 2 सेकंड में 4 kg, 3 सेकंड में 6 kg, 4 सेकंड में 8 kg, मतलब 1-1 सेकंड बढ़ता जाएगा तो 2 kg और कम हो जाएगा, 10 सेकंड में 20 kg, t सेकंड में 2 इंटू t kg, सॉरी t सेकंड में 2 इंटू t kg, तो t सेकंड में कितना कम होगा, तो देखो ये प्रति सेकंड मास इंटू t इतना कम हो गया, तो बचा कितना गैस का मास, रॉकेट का मास m नॉट माइनस डी एम बाई डी टी इंटू टी, तो यहाँ पे t टाइम का बचा हुआ मास से भाग दे दिया, फोर्स तो उतना ही लग रहा है, मास ही तो कम हुआ है, तो ये फोर्स बटा मास, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। और गुरुत्वाकर्षण बल का ऐसा है कि जितना मास होगा उसी के रिस्पेक्ट में उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, और मास पे गुरुत्वाकर्षण तो का त्वरण निर्भर करता नहीं है ना। देखो F बराबर क्या होता है, देख F बराबर क्या होता है mg, F बराबर क्या होता है देख mg, और F बराबर ma लिखेगा तो ma बराबर mg, तो m से m कटेगा तो a बराबर तो g आएगा, चाहे मास कितना भी हो। स्टार्टिंग में भी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g नीचे लग रहा था, और बाद में भी गुरुत्वाकर्षण के कारण g त्वरण नीचे लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया, तो स्क्रीन पॉज करके ये बहुत अच्छे से आप लिख लीजिए, स्क्रीन पॉज करके दोनों बहुत अच्छे से आप लिखिए प्लीज। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब असल NLM का कंसेप्ट अब आया है, दो कनेक्टेड बॉडी का मोशन। एक बॉडी का मोशन तो आप जानते हैं F बराबर m है, एक फोर्स लगा उस पे, मास उसका m है, तो एक्सीलरेशन कितना उत्पन्न होगा, F बराबर ma, तो F बराबर ma, तो a बराबर हो जाएगा F बाई m, बहुत आसान है। अब यहाँ पे अपने को पढ़ना जुड़े हुए पिंडों की गति, दो वस्तु जुड़े हुए होंगे, अब वो जुड़े हुए होंगे कैसे, तो पहला तो है कि डायरेक्टली संपर्क में रखे हैं एक दूसरे के साथ, या रस्सी से जुड़े हुए हैं, तो दोनों केस देखेंगे करके। पहले हम लोग शुरू करते हैं कि यदि वो डायरेक्टली ऐसे कांटेक्ट में रखे हैं, देखिए एक वस्तु है यहाँ पे m1 द्रव्यमान का, ये वस्तु m2 द्रव्यमान का, जमीन पे दोनों रखे हैं आराम से संपर्क में, एक दूसरे से संपर्क में रखे हैं। अगर मैं ये बल ना लगाऊं, अगर मैं ये बल अभी नहीं लगाता हूं, ठीक, और मैंने आपसे पूछा कि इन दोनों में संपर्क बल बताइए क्या होगा, तो इन दोनों में संपर्क बल अभी 0 लग रहा होगा। आप बोलोगे कि सर संपर्क में रखा है तो संपर्क बल तो लगना चाहिए, जरूरी थोड़ी नहीं कि संपर्क में रखा है तो संपर्क बल, संपर्क में दिखाई दे रहा है तो संपर्क में होगा ही। देखो मैं आप तुम्हें बता देता हूं, मान लो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज रहते थोड़ा सा, तो इसको ध्यान से देखिएगा। बताइए इन दोनों के बीच में जो संपर्क है वो ऊर्ध्वाधर संपर्क है कि क्षैतिज, अरे संपर्क सतह तो ऊर्ध्वाधर है ना साहब। अगर संपर्क सतह ऊर्ध्वाधर है तो संपर्क सतह के समानांतर दो लाइन खींचेंगे, और एक लाइन आगे वाले वस्तु पे अभिलंब बल लगाएगा और एक लाइन पीछे वाले वस्तु पे अभिलंब बल लगाएगा। अगर मैं सिर्फ m2 की बात करूं तो बताओ m2 में क्षैतिज दिशा में क्या ये अभिलंब बल आगे लगा है, और m1 पे क्षैतिज दिशा में ये अभिलंब बल पीछे लगा है। अगर मैं सिर्फ m2 की बात कर रहा हूं तो m2 पे आगे लगा है बेटा एक बल n1, m2 पे आगे लगा है एक बल n, तो इसके कारण से m2 आगे त्वरित होना चाहिए क्योंकि F बराबर होता है m इंटू a। जब आप एक x दिशा की बात कर रहे होंगे तो y में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, और अगर आप y की बात कर रहे हैं तो x में सोचने की जरूरत नहीं है। x का बल x में त्वरण देता है और y का बल y में त्वरण देता है, तो y में क्या होगा हमें नहीं पता। x में एक बल लगा है n, उसके वजह से x में त्वरण होना चाहिए। क्या x के बल को y का बल तो संतुलित कर लेगा? अगर मान ले तुम्हें कोई x में खींच रहा है 10 न्यूटन से, और दूसरा आदमी क्या तुम्हें y में 10 न्यूटन से खींच के संतुलित कर लेगा ना, ये इधर खींचेगा ये इधर खींचेगा तो तुम बीच में चले जाओगे। संतुलित कब होता है? x के बल को x का बल ही संतुलित कर सकता है, y के बल को y का बल ही संतुलित कर सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पे देखो, अगर सिंपल ये संपर्क में रखे हैं और बोलोगे कि सर संपर्क में होने की वजह से एक संपर्क बल लगेगा, तो m2 पे संपर्क बल आगे लगेगा n, जिसकी वजह से आगे त्वरित होना चाहिए, त्वरित नहीं हो रहा इसलिए संपर्क बल क्या होगा? 0, क्योंकि त्वरण 0 है तो x में बल भी 0 होना चाहिए। लेकिन अगर आप यहां से F बल लगाओगे, क्या लगाओगे? F बल लगाओगे, तो इस बल की वजह से ये दोनों जुड़े हुए आगे बढ़ेंगे। कैसे? मान लो एक यहाँ पे पड़ा हुआ है, ऐसे देखो, ऐसे देखो, मान लो ये मोटी मोटी किताबें हैं यहाँ पे, ऐसे देखो, ऐसे देखो, दो वस्तुएं हैं,
एक तो है साहब ये वाला बड़ा सा, और एक छोटा सा रिमोट लिया मैंने और यहाँ पे रखा हुआ है। अगर मैं इसको F1 लगाऊं तो ये आगे वाले को धक्का देता हुआ ऐसे दोनों साथ में चलेंगे। दोनों तो हमेशा साथ में चलेंगे, लेकिन हमेशा तब साथ में चलेंगे जब पीछे वाले को आगे की तरफ धक्का दूंगा। अगर पीछे वाले को मैं पीछे ही खींच लूँ तो साथ कहाँ चलेंगे भाई? ये तो इधर ही आ गया, साथ कहाँ चलेगा? साथ तभी चलेगा ना जब 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 ऐसे इसको आगे की तरफ धक्का दूंगा तो दोनों देखो साथ जुड़े हुए साथ चलेंगे, और जब तक जुड़े हुए होंगे तभी तक दोनों साथ चल रहे होंगे। अगर अलग हो गए तो दोनों साथ तो चलेंगे नहीं। तो यहाँ पे देखो कि मैंने इस पे क्या किया, मैंने इस पे बल लगाया F। अब मैं यहाँ के इसके संपर्क पे जाऊंगा। संपर्क सतह देखो ऐसा संपर्क सतह है कि समानांतर 2 लाइन खींचूंगा। संपर्क सतह के समानांतर 2 लाइन खींचूंगा मैं। आगे वाले पे आगे की तरफ अविलंब बल लगेगा, पीछे वाले पे पीछे की तरफ अविलंब बल लगेगा। ठीक है साहब। यदि पूरे निकाय को मैं एक दोनों पिंड को एक निकाय मान लूँ, है ना, M1 और M2 को दोनों को मिला के एक निकाय मान लूँ, एक बिंदु से रिप्रेजेंट कर लूँ, तो इस पर आगे की दिशा में बल लग रहा होगा आपका F, और कुल द्रव्यमान हो जाएगा M1 प्लस M2। M1 प्लस M2। ये जो आपस का इनका अविलंब बल था, अगर मैं दोनों पिंड को मिला के एक निकाय मान लिया, दोनों पिंड को मिला के एक अगर मैं निकाय मान लेता हूं। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, जुड़े हुए पिंडों की गति। दो वस्तु एक साथ जब चल रहे होंगे, चिपक के चल रहे होंगे, तो उनका गति किस प्रकार से होगा ये हमें समझना है। एक वस्तु की गति तो हमने देख लिया, अगर एक वस्तु m द्रव्यमान का उस पर बल लगा F, तो F बराबर m हो जाएगा उसका त्वरण। एक वस्तु पे F बल लगा है, अरे सिंपल सा, एक वस्तु है m द्रव्यमान को उस पर F बल लगा, तो A बराबर क्या हो जाएगा F/m। ये तो बड़ा आसान है, ये देखना में कोई खास बात नहीं है। लेकिन अगर दो वस्तु जुड़ के चल रहे होंगे तो उसमें थोड़ा समझना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। वो कैसे जुड़े हुए हो सकते हैं? तो या तो डायरेक्टली संपर्क में रखे होंगे या वो किसी तार से जुड़े होंगे। तो पहले संपर्क में रखे हुए वस्तुओं को गति देखेंगे हम। संपर्क में रखे हुए वस्तुओं की गति देखेंगे जो अविलंब बल से जुड़े हुए होंगे, अविलंब बल के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। मान लो यहाँ पे दो वस्तु रखे हैं M1 और M2, ये है तेरा क्षैतिज सतह, ये है तेरा क्षैतिज सतह। ये F बल यहाँ से मैं हटा देता हूँ, बल नहीं लग रहा अभी, सिंपल क्षैतिज पे दो वस्तु रखे हुए M1 तथा M2 द्रव्यमान की। अगर मैं पूछूं कि अभी इन दोनों पर लगने वाला अविलंब बल कितना है, तो इसी क्षण पर इन दोनों पर लगने वाला अविलंब बल होगा 0। तुम बोलोगे सर ये तो संपर्क में है तो अविलंब बल होने चाहिए, जरूरी नहीं है। संपर्क में दिख रहा है तो संपर्क में होगा ही। मान लो M1 द्रव्यमान का वस्तु है और ये है आपका M2 द्रव्यमान का वस्तु। अब इन दोनों का जो संपर्क है वो कैसा है, ऊर्ध्वाधर है या क्षैतिज है? तो इनका संपर्क ऊर्ध्वाधर है। तो संपर्क सतह के लंबवत दो लाइन खींचूंगा, आगे वाला लाइन आगे वाले पे अविलंब बल लगाएगा, पीछे वाला लाइन पीछे वाले पे अविलंब बल लगाएगा। अगर मैं इस M2 को अलग कर लूं, बस M2 को क्या कर लूं, अलग कर लूं, और सिर्फ M2 का FBT बनाऊं, तो M2 पे क्षैतिज दिशा में एक बल लग रहा होगा N। सिर्फ M2 की बात करूंगा तो सिर्फ M2 की बात करूंगा, और सिर्फ X दिशा की बात करूंगा तो सिर्फ X में ही बात करूंगा, Y में करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि X दिशा के बल को Y में लगने वाला बल तो संतुलित नहीं कर पाएगा ना साहब। मान लीजिए कोई आदमी आपको 10 न्यूटन से इधर खींच रहा है, दूसरा आदमी 10 न्यूटन से इधर खींच रहा है, तो क्या संतुलित कर लेगा बल को? ना। X का बल, X की गति स्वतंत्र होता है Y के बल और Y की गति से। X में अगर बल लगेगा तो X में त्वरण उत्पन्न होगा, Y का बल X में त्वरण उत्पन्न नहीं करा सकता, तो दोनों अलग होता है भाई। आपने पढ़ा है कि X में साम्यावस्था, X का बल एक दूसरे को संतुलित करेगा, Y की साम्यावस्था, Y का बल एक दूसरे को संतुलित करेगा। X का बल Y के बल को संतुलित नहीं करता, X का बल Y में त्वरण उत्पन्न नहीं करता, Y का बल X में त्वरण उत्पन्न नहीं करता, Y का बल Y में त्वरण उत्पन्न करेगा, और X का बल X में त्वरण उत्पन्न करेगा। दोनों अलग अलग है भाई। तो ऐसा मैं नहीं कह सकता कि सर इसका FBT Y में ही बनाओ, मुझे मर्जी नहीं बनाऊंगा, मुझे X में बनाना है, X में गति देखना है, X में त्वरण देखना है। तो X में क्षैतिज दिशा में इस M2 पर M1 के संपर्क के कारण अगर तूने बल माना कि संपर्क बल लगेगा N, तो आगे N लगेगा। सिर्फ M2 के FBT बनाया तो एक आगे N बल लग रहा है। तो M2 में त्वरण उत्पन्न होना चाहिए। M2 में क्या उत्पन्न होना चाहिए? त्वरण उत्पन्न होना चाहिए। कितना त्वरण उत्पन्न होना चाहिए? तो तुम कह सकते हो कि बल N बराबर M2 इंटू A, इतना त्वरण उत्पन्न होना चाहिए। लेकिन क्या ये संपर्क में सिर्फ रखें, आगे चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है, त्वरण 0 है, तो बल क्या होना चाहिए? 0। तो सिर्फ अगर संपर्क में रखे होंगे, वो दिख रहा है कि संपर्क में है, लेकिन असल में वो गति नहीं कर रहे हैं, मतलब इन दोनों पे लगने वाला संपर्क बल अभी क्या है? 0 है। वो बस दिखाई दे रहा है कि संपर्क में, लेकिन असल में उनमें जुड़ाव अभी नहीं है। जुड़ाव कब होगा? तो जुड़ाव तब होगा जब इधर से तुम बल लगाओगे F, देख इधर
इधर से तूने बल लगाया F। अब F बल के कारण क्या होगा कि आगे जाना चाहेगा, लेकिन M2 इसको आगे जाने से रोकेगा। तो इनके संपर्क सतह के लंबवत दो लाइन खींचोगे, आगे वाले पे आगे लग रहा होगा अविलंब बल और पीछे वाले पे पीछे लग रहा होगा अविलंब बल। अब अगर आप इनका एफबीडी बनाओ, इनकी गति को देखो, ऐसे मान लो कि ये एक वस्तु है बोतल साहब और एक दूसरा वस्तु है ये यहां पे रखा है, ये इसके साथ संपर्क में है, तो मैं इस पे बल लगाऊंगा तो ये दोनों साथ ही चलेंगे, जरूरी नहीं है। अगर मैं पीछे खींच लूँ तो यही पर रह जाएगा, यही निकल जाएगा, कोई रस्सी से थोड़ी ना बांधा है, संपर्क में रखा हुआ है। लेकिन अगर मैं इस पे आगे धक्का मारूं तो देखो ये साथ साथ चलते रहेंगे, साथ चलते रहेंगे। तो इनके और इनके संपर्क में एक संपर्क बल एग्जिस्ट करेगा और ये चिपक के साथ चल रहे हैं, तो पक्की बात है कि दोनों का त्वरण क्या होगा, समान होगा। ये तो पक्की बात है, दोनों का त्वरण क्या होगा, समान होगा। तो इसका त्वरण मान लेते हैं A, तो इसका भी त्वरण आगे होगा A। अब दोनों को अलग करें, M1 का एफबीडी बनाएं। क्या बनाएं? M1 की एफबीडी बनाएं। तो M1 पे आगे बल लगा F, अच्छे से एफबीडी बना एकदम। M1 पे आगे बल क्या लगा F, M1 पे आगे बल F, और M1 पे ही M2 के कारण ये जो एरो दिख रहा है आपको, ये M1 पे है, पीछे वाले पीछे, आगे वाले पे आगे, पीछे लगा N। तो आप लिखेंगे F माइनस N बराबर इसका मान M1 इंटू A। ये एक समीकरण आएगा। यहां से A आप नहीं निकाल सकते, आपको F पता है लेकिन आपको संपर्क बल का मान पता नहीं है, तो आप बस इतना ही लिख सकते हैं। फिर आप M2 का एफबीडी बनाएंगे। जब आप M2 का एफबीडी बनाएंगे बहुत आराम से देखिए, और बना कहां रहे हैं आप एफबीडी, X दिशा में। क्या यहां पे गुरुत्वाकर्षण के बाल के कारण mg नहीं लगेगा? लगेगा। यहां पे इस पे M1g लगेगा, लेकिन धरती का संपर्क बल ऊपर लग के नॉर्मल इसको बैलेंस कर लेगा, और हवा में तो उड़ेगा नहीं, ये क्षैतिज सतह पे ही चल रहा है। तो ऊर्ध्वाधर में एफबीडी बना के बल देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप क्षैतिज की गति को देखना चाहते हो। अरे यार ये दोनों ऐसे रखे हैं तो अपने आप ये बोतल हवा में उड़ जाएगा क्या? ये बोतल हवा में उड़ जाएगा क्या? नहीं उड़ेगा। तो जब ये ऊपर वाई में चलेगा नहीं, तो वाई में इसका एफबीडी बना के मैं करूंगा क्या? जब मुझे पता है कि ये x में आगे पीछे कर रहा है, तो x के ही बल देखूंगा ना, y के बल देख के मैं करूंगा क्या? समझ में आया कि नहीं आया? तो कई बार मास्टर नहीं बनाता, बच्चा बोलता सर आपने y में नहीं बनाया, क्या करूं बना के? x में चल रहा तो x में ही बनाऊंगा, ले y में बनाना, ले M1g, हमें तो y में बनाना है सर, ले n डैश कहां से आया? जमीन पे रखा है ना, तो जमीन और इसके बीच में संपर्क है, तो संपर्क बल ऊपर वाले वस्तु पे ऊपर लगेगा, ये n डैश M1g के बराबर होगा। तभी तो ना तो ये ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। ले y में बना लिया। चल M2 का एफबीडी बना, तो क्षैतिज दिशा में देखेगा तो M2 पे एक ही बल लग रहा है क्षैतिज दिशा में, वो है n। तो n बराबर लिखेगा तू M2 इंटू A। ये समीकरण आ गया 2। दोनों समीकरण को यहां लिखो एक बार, F माइनस n बराबर M1A, और ये हो जाएगा n बराबर M2A। इन दोनों समीकरण को लिख के समीकरण नंबर 1 को और 2 को जोड़ दो। जैसे समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ोगे तो n से n कटेगा, देखो ये माइनस n और ये प्लस n कटेगा, तो F बराबर आ जाएगा A कॉमन M1 प्लस M2, इसको भाग दे देना यहाँ पे, तो ये आ गया तेरा M1 प्लस M2। ये तूने त्वरण का मान निकाल लिया। किसका मान निकाल लिया? त्वरण का मान निकाल लिया। और ये त्वरण का मान डायरेक्टली निकाला जा सकता है, लेकिन अभी अपन पहला सवाल कर रहे हैं तो डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। अभी धीरे धीरे सीखेंगे चीज़ों को, इसलिए चीज़ों को सीखना था, इसीलिए मैंने M1 का एफबीडी अलग बनाया, M2 का एफबीडी अलग बनाया। अब अगर मैं चीज़ें सीख चुका हूँ तो डायरेक्ट आंसर लिख दूँ मैं त्वरण का? बिल्कुल डायरेक्ट लिख सकता हूँ। कैसे डायरेक्ट लिखूंगा? ध्यान से सुनना। डायरेक्ट ऐसे लिखूंगा कि ये दोनों मुझे पता है कि चिपक रहे हैं तो साथ ही चलेंगे आगे, तो मैं इन दोनों ही पिंड को मिला के निकाय मान लेता हूँ। दोनों ही पिंड को मिला के निकाय मान लेता हूं। दोनों को मिला के निकाय मान लिया। ये मैं एक बार लिख दे रहा हूं ताकि तुम्हें समझ आ जाए। दोनों को मिला के एक निकाय मान लिया, तो दोनों का मिला के द्रव्यमान कितना हो गया? m, जो कि M1 प्लस M2 हो जाएगा। और दोनों पिंड को मिला के अगर मैं निकाय मानूंगा तो इस पे आगे n और इस पे पीछे, तो कुल आंतरिक बल जो क्या हो जाएगा? 0। अरे दोनों को चिपका के मान लिया, तो इसने इस पे आगे लगाया n और इसने इस पे पीछे लगाया n, तो कुल बल नॉर्मल क्या हो गया? 0, और एक बल लग रहा होगा F। तो त्वरण कितना होगा? तो त्वरण होगा
देख इधर, त्वरण होगा A बराबर बल बोल F और मिला के इनका द्रव्यमान बोल m1 प्लस m2। तो कुल पुलिंग फोर्स, नेट पुशिंग या पुलिंग फोर्स बटा नेट मास सीधा एक्सेलरेशन हो जाता है। सिस्टम का सब, बहुत सारे पिंड अगर एक दूसरे के साथ चल रहे हैं जुड़ के, बहुत सारे पिंड यदि एक दूसरे के साथ चल रहे हैं जुड़ के, तो मैं कह सकता हूं कुल नेट पुशिंग या पुलिंग फोर्स बटा कुल निकाय का द्रव्यमान। यहाँ पे नॉर्मल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों को मिला के अगर मैं निकाय मान लेता हूं, दोनों को मिला के यदि मैं निकाय मान लेता हूं, तो इनका जो नॉर्मल है वो दोनों को मिला के निकाय माने तो आंतरिक बल के रूप में कैंसिल हो जाएगा। तो इनका त्वरण आ जाएगा A बराबर F बटा m1 प्लस m2। दैट्स इट। समझ आए कि नहीं आई ये बात? अच्छा, अगर आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गया है तो अब मेरा असली उद्देश्य था इनके बीच का नॉर्मल निकालना। तो इक्वेशन 2 यूज कर लीजिए। क्या यूज कर लीजिए? इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 बताओ क्या है? n बराबर है m2 इंटू a की वैल्यू क्या आई है? ये रही a की वैल्यू, यहां से रख ले, यहां से रख ले, एक ही बात है। f बटा m1 प्लस m2, तो ये हो जाएगा तेरा m2f बटा m1 प्लस m2। ये आ गया त्वरण, सॉरी अविलंब बल। किस पे लग रहा है? तो दोनों पे लग रहा है। m1 ने m2 पे लगाया है, m2 ने m1 पे लगाया है, तो दोनों फॉर्मूले से निकालेंगे तो यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा। या तो चाहो तो आप इक्वेशन नंबर 1 में एक्सेलरेशन का मान रख के यहाँ से n निकाल लो, या चाहो तो इक्वेशन नंबर 2 में एक्सेलरेशन का मान रख के यहाँ से n निकाल लो। इजी किससे होगा? इससे होगा, लेकिन आप निकालेंगे दोनों से आंसर वही आएगा। क्या आएगा? नॉर्मल का मान। नॉर्मल का मान यहाँ पे निकाल दिया मैंने, m2f बटा m1 प्लस m2, m2f बटा m1 प्लस m2। समझ आया क्या? बहुत अच्छे से। स्क्रीन पॉज करके लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्क्रीन पॉज करके लिखिए पूरा, स्क्रीन पॉज करिए, टिक रोक दिया, लिख लो, ठीक है ना? स्क्रीन पॉज कर लो, चलो आगे देखो। अब मैं तुम्हें जबरदस्त चीज सिखाता हूं, जबरदस्त चीज सिखाता हूं। ये सारा जो अपन ने किया है, ये सारा जो करा धारा है, ये किस लिए किया है? सीखने के लिए। लेकिन फिजिक्स जो है वो पूरा तुम सीख लो, और असल में लास्ट में जो तुम्हें काम आएगा एग्जाम में, वो काम आएगा बुद्धि। क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना समय होगा नहीं कि आप मजदूरी करें, आपको तो बस फटाफट आंसर चाहिए, फटाफट आंसर चाहिए। तो देखिए ध्यान से, अब मैं तुम्हें जादू दिखाता हूँ। पूरे निकाय का एक्सेलरेशन लिखना है, तो नेट पुशिंग फोर्स बटा नेट मास। नेट पुशिंग फोर्स दोनों को एक निकाय मान लिया, तो नेट मास इसका हो गया। दोनों को चिपका हुआ मान लेना, एक ही वस्तु मान ले दोनों को। यहाँ पे अभिलंब बल के कारण ही तो जुड़ा हुआ होगा, जुड़ के साथ चल रहा है ना, दोनों को चिपका हुआ मान ले। तो नेट फोर्स बता F बटा नेट मास बोल m1 प्लस m2। ये आ गया एक्सेलरेशन। अब तुम्हें इन दोनों में अब संपर्क बल निकालना है, तो संपर्क बल ऐसे देख, आगे वाले पे आगे संपर्क बल लगेगा अविलंब, पीछे वाले पे पीछे लगेगा। तो m2 का FBD बनाएगा, तो सिर्फ m2 पे आगे बल लग रहा है m, और फोर्स बराबर होता है मास m2 और इसका एक्सेलरेशन a, और एक्सेलरेशन a पता है आपको, F बटा m1 प्लस m2 रख दे, तो n बराबर आ जाएगा m2 F बटा m1 प्लस m2। और ये पहले पे भी लग रहा है और दूसरे पे भी लग रहा है, क्योंकि संपर्क बल तो उतना ही लगेगा। आंसर आ गया। ये दोनों की बात हो गई। जब इतना ही आसान था तो उतना लेंदी क्यों किया? अरे भाई आसान तो इससे भी ज़्यादा है। अभी तो असल चीज़ तो मैंने सिखाया नहीं तुम्हें, असल चीज़ तो अब सिखाऊंगा, और इस चैप्टर में ये चीज़ खूब लगेगा। लॉजिक M स्टार, हाँ इस चैप्टर में ये खूब लगेगा। सर अब लॉजिक क्या लगाओगे? तो अब तो ये आसान सवाल है, सवाल धीरे धीरे मुश्किल होता जाएगा, मेरा लॉजिक आसान ही रहेगा, और लॉजिक तुम्हें डायरेक्ट आंसर देगा, कोई कैलकुलेशन और कुछ नहीं, सीधा आंसर देगा। सुन अब बात काम पे आते हैं। जब n की बात निकालनी है, मुझे नॉर्मल निकालना है m2 पे कितना लगेगा, तो एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे लॉजिक बोर्ड में मत लगेगा, लगा देना, 4 ऑप्शन जब होंगे वहां लगेगा। बिना कैलकुलेशन के, बिना त्वरण निकाले, बिना नॉर्मल निकाले सीधा सही आंसर टिक करना है। कैसे करना है वो मेरी बात सुन, बहुत तगड़ा समझाता हूं। देख, ऐसा मान कि यदि m2 0 है, m2 0, m2 0 है, मतलब सर m2 0 कैसे मान सकते हो? इसका मास तो m2 है, तो m2 है कितना बताना जरा, m2 कितना है? सर m2 का मान दिया हुआ नहीं है। अगर मैं तुमसे पूछूं m2 बड़ा है कि m1 बड़ा है, तो ये भी तुम्हें नहीं पता। ना तुम्हें ये पता है कि m1 बड़ा है कि m2 बड़ा है, ना ही तुम्हें ये पता कि m2 का मान असल में कितना है। m2 का मान कितना हो सकता है? सर हो कुछ भी सकता है,
और जो भी M2 होगा उसी के टर्म्स में फाइनल आंसर आएगा। बिल्कुल सही है। तो M2 जीरो भी तो हो सकता है। और यदि M2 जीरो हो तो इन दोनों के बीच में संपर्क बल कितना लगेगा? जीरो। अरे संपर्क बल काहे का भाई? जब आगे वाला मास ही नहीं तो संपर्क बल काहे का? जब कह रहे हो कि दो वस्तु M1 और दूसरा M2, M1 है 50 kg का, M2 है 0.001 kg का, यह है ही नहीं, जीरो द्रव्यमान है उसका, लगभग नगण्य द्रव्यमान है, तो कितना बल लगेगा इस पर? कुछ नहीं लगेगा, नॉर्मल जीरो होगा। तो चार ऑप्शन में से जिस ऑप्शन में M2 को जीरो रखने से नॉर्मल जीरो आएगा वही आंसर होगा। देखो यहाँ पे M2 को जीरो रखो, देखो M2F बटा M1 प्लस M2 को जीरो रखो, सीधा नॉर्मल जीरो हो गया। क्या तुम्हें ये M स्टार समझ आया? वही लॉजिक है सर। अगर दो ऑप्शन में ऐसा हो गया तो और सिखाता हूं ना, चिंता क्यों कर रहा है? ऐसे सोच कि यदि M1 ही जीरो है, M1 M2 ऐसे रखा है, बल मैंने M1 पे लगाया, अगर M1 ही जीरो है मतलब ये है कि M1 की कोई औकात नहीं है M2 के सामने, तो बल लगाओगे M1 अगर मान लो 0.001 ग्राम है या नेग्लिजिबल है या जीरो है तो डायरेक्टली F बल किस पे लगेगा? M2 पे लगेगा। तो अगर तुम ये सोचो कि यदि M1 जीरो है तो नॉर्मल रिएक्शन डायरेक्टली F के बराबर होगा। मतलब नॉर्मल रिएक्शन तो मैं ये पूछ रहा हूं ना कि इसके कारण से जब F फोर्स मैं यहां लगाऊंगा तो M2 पे इस F का कितना इफेक्ट पड़ेगा? अगर ये F नहीं होता तो क्या M1 M2 के बीच बल होता? नहीं होता सर। ये F के आने के कारण ही तो जब ये आगे जाने की कोशिश करिए तो संपर्क बल लगा है। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि मान लें M1 होता ही नहीं तो M2 पे कितना बल लगता? तो पूरा का पूरा F जाके इसी पे लगता, तो इन बराबर F आना चाहिए था। तो अब ये जो तेरा आंसर है उसमें जस्टिफाई कर, M1 को जीरो रख, M1 को जैसे ही जीरो रखेगा देख M2 से M2 कट गया, N बराबर F आ गया, N बराबर F आ गया, ये आंसर आ गया। समझ आएगी नहीं है? तो अभी तो फिजिक्स पढ़ना शुरू किया तूने, आगे जब जैसे जैसे पढ़ता रहेगा चीज़ों को इस तरीके से एनालाइज करके देखेगा तो मज़ा ही आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये दो अपन ने आपको लॉजिक बताया, ठीक है। तो मैंने आपको पहले डिटेल कंसेप्ट बताया, सीक्वेंस देखिए पढ़ाने का, एक छोटा सा सवाल लिया, फिर मैंने आपने उसको डिटेल कंसेप्ट बताया, फिर मैंने आपको उसका इजी वाला कंसेप्ट बताया, फिर मैंने आपको जादू दिखा दिया, सीधा सही आंसर बता दिया। समझ आया? बहुत अच्छे से स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए प्लीज। स्क्रीन पॉज करके बहुत अच्छे से लिखिए, कोई खास बात नहीं है, स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए। नेक्स्ट देखिए, ये तीन वस्तु रखा है, M1 M2 और M3। कितने वस्तु रखे आपने? तीन, M1 M2 और M3। निकाय का त्वरण बताइए कितना होगा। अब अपन सबसे पहले तो कैलकुलेशन कर रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन है नहीं, तो अपन पहले एकदम बेसिक तरीका लगाएंगे, मतलब डिराइव भी नहीं करेंगे, लेंदी वाला मेथड नहीं लगाएंगे, कंसेप्ट लगाएंगे। कंसेप्ट क्या लगाएंगे कि मान लो इन दोनों के संपर्क के कारण संपर्क सतह के लंबवत M3 पे आगे अविलंब बल लगेगा N1, तो M2 पे अविलंब बल आगे पीछे लगेगा N1। एक संपर्क बल एक संपर्क सतह पे एक ही तरह का संपर्क बल लगता है, आगे N1 तो पीछे N1, आगे वाले पे आगे N1 तो पीछे वाले पे पीछे N1। अब यहाँ पे जो संपर्क है, यहाँ पे आगे वाले पे लगेगा N2 तो पीछे वाले पे लगेगा N2। ये फोटो तो क्लियर है। यदि मैं पूरे सिस्टम को ही निकाय मान लूं, सारे पिंड को एक निकाय मान लूं, तो N1 M2 M3 के और निकाय मान लेता हूं, तो ये इस पे आगे इस पे पीछे तो कुल जीरो, इस पे आगे इस पे पीछे तो कुल जीरो, तो ये हो गया तुम्हारा। और इस पे आगे की तरफ बल लग रहा है, आगे ही तो लग रहा है ये F, तो सबका नेट एक्सीलरेशन आ जाएगा F बटा M1 प्लस M2 प्लस M3। ये नेट एक्सीलरेशन आ जाएगा। क्या आएगा बेटा? नेट एक्सीलरेशन। नेट फोर्स बटा नेट मास, नेट फोर्स F बटा नेट मास M1 प्लस M2 प्लस M3, ये आ गया नेट एक्सीलरेशन। तीनों साथ मिलके इसी एक्सीलरेशन से चलेगा, F बटा M1 प्लस M2 प्लस M3, इस एक्सीलरेशन चलेगा, तीनों साथ मिलके। अब अगर सर हमें N1 निकालना है तो M3 का FBD बना ले, M3 का FBD, और FBD तो x दिशा में ही बनाने में इंटरेस्टेड रहना, क्योंकि गति तो सिर्फ x दिशा में ही हो रहा है। तो M3 का FBD बनाओगे तो आगे की तरफ इसमें नॉर्मल लग रहा है N1, और फोर्स बड़ा होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। इसका मास बोलो M3 और एक्सीलरेशन तो आप जानते हो ये रहा एक्सीलरेशन, तो N1 बराबर आ जाएगा आपका M3 इंटू A की वैल्यू बोलो F बटा M1 प्लस M2 प्लस M3, ये आ गया N1। और बिल्कुल सही है सर, इसमें भी लॉजिक लग जाएगा क्या? लॉजिक हर जगह लगता है, लॉजिक तो सिंपल बुद्धि है और बुद्धि हर जगह लगता है।
इसमें लॉजिक अपन कैसे लगाएंगे? इसमें लॉजिक अपन ऐसे लगाएंगे, सबसे पहला कि M2 ने M3 पे कितना बल लगाया, वो N1 लगाया है। यदि M3 0 हो तो बल 0 होना चाहिए। देखो M3 0 है तो बल 0 आ जाएगा सीधा। तो M3 का ऊपर आना एक इत्तेफाक नहीं था, M3 का ऊपर आना एक बहुत बड़ा उद्देश्य था कि अगर M3 को 0, अगर M3 ऊपर नहीं होता M1 होता, मान लो यहाँ पे M1 होता, ऑप्शन में बिल्कुल M1 होगा, एक M1 होगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 होगा, यहाँ पे 0 रखोगे तो बचेगा M1 बटा M1 प्लस M2। तो M3 0 रखने पे 0 नहीं आ रहा है, इसीलिए ऊपर M3 आया है ताकि M3 को 0 रखने से बल 0 आ जाए। तभी तो ये आंसर आपका आया है और आंसर आपके लॉजिक से जस्टिफाई हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं ये लॉजिक लिख लूँ तो कोई बुराई नहीं है, ये लॉजिक लिख लूँ कि यदि M3 0 होगा तो F0 होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। M3 0 होगा तो नॉर्मल N1 0 होना चाहिए, सॉरी N1 0 होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम सही है, ये ठीक बात है सर, बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। अब इसमें एक चीज़ बचा और N2 भी निकालनी तो मान जाए। चलो N2 भी निकाल देते, इसमें क्या खास बात है। N2 कैसे निकालेंगे? तो किसका एपीटी बनाना चाहिएगा? M1 का बना लीजिए। M1 का एपीटी बनाएंगे तो M1 पे F आगे लग रहा है, ध्यान से देखिए, और पीछे लग रहा है N2। जा कहाँ रहा है ये? आगे की तरफ, ए एक्सेलरेशन से। तो आगे वाला फोर्स डोमिनेटिंग होना चाहिए, जिस तरफ जा रहा है उधर ही का फोर्स ज़्यादा होगा, तभी तो उधर गया है। तो F माइनस N2 बराबर M1 मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स बराबर हो गया F माइनस N2 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो N2 बराबर आपका हो जाएगा F माइनस M1, ये इसको N2 को उधर ले जाओ, M1 को इधर ले आओ, A की वैल्यू लिख दो F बटा M1 प्लस अरे यार M2 प्लस M3 ले। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो, यहाँ पे बेटा सॉल्व कर लो ना, क्या दिक्कत है? एलसीएम ले लो M1 प्लस M2 प्लस M3। तो जब एलसीएम लोगे M1 प्लस M2 प्लस M3 का और उधर जाएगा तो M1 वाले से टर्म से M2 कैंसिल हो जाए, M1 से M1 कैंसिल हो जाएगा। तो N2 का मान मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक बार देखो N2 का मान लिख देता हूँ, ये हो जाएगा M2 प्लस M3F बटा M1 प्लस M2 प्लस M3, ये आ जाएगा जवाब। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत आसान बात है, कोई खास बात नहीं। अरे यार चल दे, छोड़, एकदम बकलोली करने लग जाते हो, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे लिख दिया टे बोल जाते हो। अरे समझा तो दिया, इन्हें खुद भी कर सकते हो। देख इधर मैंने पूरे को निकाय मान लिया, तो M1 प्लस M2 प्लस M3 पे बल लग रहा है F, तो एक्सीलरेशन आ गया F बटा M1 प्लस M2 प्लस M3 ले। ये तो सही है। अब सुन, मुझे N1 निकालना था, तो N1 M3 का एपीटी बना के निकालना आसान था, इसलिए M3 का एपीटी बनाया। अब मुझे N2 निकालना है, तो इसका एपीटी बना या इसका एपीटी बना के मैंने निकाल दिया है, तो M2 का एपीटी बना के निकाल देता हूँ। देख M2 के एपीटी से भी निकाल दूंगा। M2 पे आगे बोल कितना बल लग रहा है? N2, और M2 पे ही पीछे बल लग रहा है N1। समझ में आया कि नहीं आया? अब देख यहाँ से डोमिनेटिंग कौन सा बल होगा, तो ये आगे जा रहा है अगर A त्वरण से, तो N2 ज़्यादा डोमिनेटिंग हुआ, तो क्या लिखोगे? N2 माइनस N1 बराबर M2A। अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए N2, तो N2 रहने दे इधर, इसको उधर ले जा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तेरा M2A प्लस N1। N1 की वैल्यू क्या है? N1 की वैल्यू क्या है? N1 की वैल्यू ये रही N1, ये है तेरा M3F बटा M1 प्लस M2 प्लस M3। अब यहाँ पे एक्सीलरेशन की वैल्यू पुट कर दे, N2 एक्सीलरेशन की वैल्यू पुट कर दे, तो एक्सीलरेशन क्या होगा? F बटा M1 प्लस M2 प्लस M3। इधर भी F बटा M1 प्लस M2 प्लस M3, तो यहाँ से F बटा M1 प्लस M2 प्लस M3 कॉमन आ जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर में क्या बचेगा? M2 प्लस M3। ये तेरा जवाब आ गया। तो यहाँ वहाँ से भी यही आया था। समझ में आया कि नहीं आया? उस केस से भी वही आया था। तुम देखो यहाँ पे M2 पे आगे लग रहा है N2 और M1 पे पीछे लग रहा है N2, तो M2 का एफबीडी बनाओगे उस पर भी N2 आगे लगेगा, या M1 का एफबीडी बनाओगे तो उस पर पीछे N2 लगेगा। तो N2 निकालना है अगर, तो किसी के भी एफबीडी से निकाल सकते हो। मैंने दो तरीके आपको सिखाए हैं, या मैंने M1 का एफबीडी बना के निकाला और M2 का भी एफबीडी बना के निकाल दिया। समझ आया कि नहीं आया? ये बात आपको समझ आ गया? स्क्रीन पॉज करके ये लिखिए, पूरा स्क्रीन पॉज करके लिखिए साहब।
स्क्रीन पॉज करके लिखिए ये पूरा। चलिए आगे देखिए, ढंग से समझ आया ये कहानी। मैंने क्या क्या पूछा था, निकाय का त्वरण निकाल दिया, M1 M2 के बीच संपर्क बल निकाल दिया, M2 M3 के बीच संपर्क बल निकाल दिया। M2 M3 के बीच संपर्क बल कौन था, M2 और M3 के बीच N1 था, N1 यहाँ निकाला है। और M1 M2 के बीच में संपर्क बल कौन था, N2 था, N2 यहाँ निकाला है। समझ आ गया क्या? स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए अच्छे से, स्क्रीन पॉज करके इसको अच्छे से लिखिए बेटा। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पे सवाल है, एक बढ़िया सवाल है। एक वस्तु है 2m द्रव्यमान का और ये है m द्रव्यमान का, ये है 2m द्रव्यमान का और ये है m द्रव्यमान का। इधर से मैंने इस पे फोर्स लगाया पीछे की तरफ F, और यहाँ से मैंने फोर्स लगाया आगे की तरफ F। तो 2m और m के बीच में यहाँ पे संपर्क बल और 2m और m के बीच में यहाँ पे संपर्क बल कितना होगा। हालांकि देखिए तो दोनों में दो ही वस्तु है 2m और m, यहाँ भी दो वस्तु है 2m और m, यहाँ पे m पे बल लगाया, यहाँ पे 2m पे बल लगाया। अगर मैं निकाय का त्वरण पूछूं तो दोनों में सेम आएगा, देखना जरा। अगर मैं निकाय का त्वरण पूछूं तो देखो, इसमें निकाय का त्वरण पूछूंगा तो दोनों को एक वस्तु मान लोगे, तो 2m और m क्या हो जाएगा 3m, और इस पे आगे बल लग रहा होगा F। तो एक्सेलरेशन बराबर आ जाएगा फोर्स बटा मास। एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा बेटा, फोर्स F बटा मास 3m। यहाँ पे अगर देखोगे तो दोनों को मिला के एक निकाय मान लोगे तो ये हो गया कुल, दोनों पिंड को मिला के एक निकाय मान लोगे तो कुल पिंड का द्रव्यमान 3m और पीछे की तरफ बल लग रहा होगा F। तो इसमें एक्सेलरेशन बताओ क्या होगा, F बटा 3m, और नेट फोर्स इधर लग रहा है तो एक्सेलरेशन इस दिशा में होगा, इसमें नेट फोर्स आगे लग रहा है तो एक्सेलरेशन इस दिशा में होगा। ए का मान दोनों में सेम आया। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में संपर्क बल, संपर्क सतह के लंबवत दो लाइन खींचेंगे, आगे वाले पे अविलंब आगे, पीछे वाले पे अविलंब पीछे। यहाँ पे संपर्क सतह के समानांतर दो लाइन खींचेंगे, आगे वाले पे संपर्क आगे, पीछे वाले पे संपर्क पीछे। अब यहाँ पे एफबीडी बनाओ आप M का, इस वाले M का एफबीडी बनाओ, M का एफबीडी। बहुत आसान है, लेकिन बच्चा ये सवाल हमेशा पूछता है, पता नहीं क्यों पूछता है। देखो ध्यान से, M1 का ही क्यों बनाया, क्योंकि 2m पे तो बल आगे लग रहा है F और 2m पे पीछे लग रहा है N। क्या मैं 2m का एफबीडी बना के N निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ, क्योंकि 2m पे तो N पीछे लग ही रहा है ना। लेकिन M पे एक ही बल लग रहा है, देखो M पे क्षैतिज दिशा में एक ही बल लग रहा है N, और फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अपन ने निकाला हुआ है, तो N बराबर हो जाएगा M, एक ही वैल्यू बोलो, F बाई 3m। M से M कट गया, N बराबर आ जाएगा F बाई 3। बहुत बढ़िया, बधाई हो, आंसर निकाल लिया आपने। अब यहाँ पे आप अभिलंब बल निकालें, तो यहाँ पे अभिलंब बल कैसे निकालेंगे, तो इसी एक का एफबीडी बनाएंगे, इसका 2m का, 2m का एफबीडी बनाएंगे। 2m के एफबीडी पे इधर अभिलंब बल लगेगा N, है ना। देखो ना 2m पे पीछे अभिलंब बल लग रहा है N, और त्वरण इसी दिशा में हो रहा है, त्वरण इसी दिशा में हो रहा है। तो इस बल बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। N बराबर हो जाएगा मास बोलो 2m इंटू एक्सेलरेशन A की वैल्यू F बाई 3m, F बाई 3m, M से M कटेगा, अभिलंब बल आ गया F बटा 2F बटा 3। बताओ क्या दोनों में अभिलंब बल सेम आया है? बिल्कुल भी नहीं आया। सेम क्यों नहीं आया? क्योंकि असल में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो तुम F लगाओगे उसका इफेक्ट इस पे देख रहे हो, तो यहाँ पे ज़्यादा मास है 2m, तो इफेक्ट F का ये खा जाएगा। मान लो तुम 3-4 दोस्त गए लड़ाई करने, और एक तुम्हारा दोस्त मोटा तगड़ा है और एक तुम्हारा दोस्त पतला है। अगर बहुत सारे लोग कूटने लग गए तुम लोगों को, तो किसके पीछे छुपना पसंद करेगा? मोटे दोस्त के पीछे जाके छुप जाएगा। मोटा दोस्त मार खाएगा तो उसका इफेक्ट तेरे पे कम पड़ेगा। और मान ले कि दुबला पतला दोस्त है, उसके पीछे जाके छुप गया, उसको एक थप्पड़ मारेगा, तुम्हें चोट ज्यादा लगेगा, वो तो सही नहीं पाएगा कुछ। तो इतना सिंपल सी बात है, इस F के वजह से ही तो नॉर्मल आता है। अरे यार 4 वस्तु कांटेक्ट में रखा, एक को धक्का दूंगा तभी तो, इसके धक्का जब नहीं दूंगा, मान लो मैं धक्का नहीं दे रहा, 5 वस्तु कांटेक्ट में रखे, अरे यार 5 वस्तु कांटेक्ट में रखे, मैं धक्का नहीं दे रहा। देख, एक वस्तु, इसके साथ 2 वस्तु, इसके साथ तीसरा, इसके साथ चौथा। अभी अभिलंब बल बता तो एक दूसरे पर 0, गति थोड़ी ना कर रहा है। इस पे अभिलंब बल लगेगा तो गति थोड़ी ना कर रहा है। तो अभिलंब बल कब लगेगा? जब मैं इस पे F लगाऊंगा तो आगे जाना चाहेगा, इसको आगे जाने से रोकेगा, तो संपर्क में आ जाएंगे दोनों, संपर्क मजबूत होगा, अभिलंब बल लगेगा, M गति करेगा 2m की वजह से जो अभिलंब लग रहा है उसके कारण से। अगर ये M नहीं होता तो बता दो इसका त्वरण क्या होता? अगर ये M नहीं होता तो F बाई 2m त्वरण होता। अगर ये M होता ही नहीं तो त्वरण कितना होता? F बाई 2m। अभी कितना है? F बाई 3m। कम है ना। क्यों कम हुआ? क्योंकि ये ना इसको आगे जाने से रोक रहा है, पीछे अभिलंब बल लगा दिया ये, ठीक है ना। तो ये सारा कहानी अभिलंब बल का कब आया? जब ये बाहर से इस पे मैंने एक बढ़िया F बल लगाया था।
अब ये एफ बल के इफेक्ट के कारण यहाँ पे नॉर्मल आ रहा है, और नॉर्मल हमेशा इस मेन फोर्स से कम ही आएगा, समझ में आया कि नहीं है? तो एफ बल लगाता हो तो कुछ ट्रांसमिट होकर एम तक पहुंचना है, यहाँ पे एफ बल लगाता हो तो कुछ ट्रांसमिट होकर पहुंच रहा है, यहाँ पे एम ही अकेला है खाने वाला, तो एम अकेला खा के 2m को बल कितना पहुंचाएगा, ज्यादा पहुंचाएगा, यहाँ पे 2m खा के m को कितना पहुंचाएगा, कम पहुंचाएगा, समझ में आया कि नहीं? देखो उसमें कितना है 2F/3, इसमें कितना है F/3। तो चीजें भौतिक रूप से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी मैथमेटिकली तो मैंने आपको पूरा समझा दिया है ना, बाकी मैथमेटिकली तो चीजें सारे आपके सामने रख दी है ना। तो स्क्रीन पॉज करिए और फटाफट लिखिए, बहुत जबरदस्त सवाल है, बढ़िया सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है। स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए बेटा। स्क्रीन पॉज करके इसको लिख लीजिए। चलो आगे देखो, ये देखो, ये क्षैतिज सतह है, क्षैतिज सतह पे दो वस्तु रख दी अपने 2 kg और 1 kg का, इधर से बल लगाया 6 न्यूटन, इधर से बल लगाया 3 न्यूटन। अभी तक मैंने जितने सवाल आपको कराए थे, 2 वस्तु रखे, 3 रखा, फिर 2 रखा, लेकिन बल किसी एक ही तरफ से लगा रहा था। यहाँ पे बल दोनों तरफ से लग रहा है, इधर से 6 न्यूटन, इधर से 3 न्यूटन। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे बहुत आसानी से एक चीज़ देखिए कि इनके संपर्क सतह के लंबवत एक संपर्क बल लगेगा, पीछे वाले पे पीछे, आगे वाले पे आगे। यदि दोनों को मिला के निकाय मान ले, निकाय मान ले, तो ये बाहरी बल 6 न्यूटन निकाय पे लगेगा, क्योंकि दोनों को मिला के निकाय मान लोगे, 2 और 1 kg 3 kg हो जाएगा। लेकिन 1 kg वाला इस पे आगे बल लगा रहा है और 2 kg वाला इस पे पीछे लगा रहा है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आंतरिक बल के रूप में काउंट हो जाएंगे, है ना। तो इधर बोलो बल पीछे की दिशा में 3 kg पर 3 न्यूटन, आगे बोलो 6 न्यूटन। अब ये मत घबराना कि सर ये तो पीछे से लगा, अरे पीछे से लग तो आ ही रहा था निकाय पर, आगे लगा 6 न्यूटन और पीछे लगा 3 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन लिखोगे नेट फोर्स, नेट फोर्स क्या होगा, आगे 6 पीछे 3, तो नेट तो 3 ही बचा, बटा 3, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच का अभिलंब, तो बीच का अभिलंब कैसे निकालेंगे, तो 2 kg के एफबीडी से भी निकाल सकते हैं। तो 2 kg का एफबीडी पहले बनाते हैं, 2 kg का एफबीडी बनाएंगे, तो 2 kg पे आगे की तरफ फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन का और पीछे की तरफ लग रहा है n, तो क्या लिखेंगे आप, 6 - n बराबर मास 2 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना आया था 1, तो -n को इधर ले आइए और 2 को इधर ले जाइए, तो 6 - 2 बराबर हो जाएगा 4 न्यूटन। 2 kg के एफबीडी से निकाला आपने। अगर मैं 1 kg का एफबीडी बनाऊं, तो 1 kg का वस्तु है, इस पे आगे बल लग रहा है n, देखना 1 kg पे आगे बल लग रहा है n और पीछे लग रहा है 3। 2 kg वाला वस्तु कहां जा रहा है, असल में गति कहां कर रहा है, आगे की दिशा में। 2 kg वाला वस्तु कहां गति कर रहा है, आगे की दिशा में। 1 kg वाला भी आगे की दिशा में, ए त्वरण से गति कर रहा है, मान ले त्वरण लेट, मैंने ये मान लिया। तो यहाँ पे आगे गति कर रहा था, तो 6 न्यूटन ज्यादा बड़ा होगा n से। अरे जब आगे वस्तु जा रहा है तो आगे वाला बल बड़ा होगा, तभी तो आगे गया, तो आगे वाला बल माइनस पीछे वाला बल नेट फोर्स होगा। यहाँ पे आगे वाला बल कौन है, n और 3 न्यूटन, तो बड़ा कौन होगा, तो वस्तु तो आगे जा रहा है ऐसे, तो ये बड़ा होगा। तो n - 3 बराबर मास 1 इंटू एक्सेलरेशन 1। अरे f बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो आगे बल बोल कितना लग रहा है, n - 3, मास बोल इसका 1, एक्सेलरेशन बोल 1, -3 उधर जाएगा, तो 3 + 1 बता क्या होगा, 1 × 1 तो 1 ही होगा ना, 3 + 1 क्या होगा 4, तो 4 न्यूटन का लग गया, देख पर 4 न्यूटन, और यहाँ पे भी देख 4 न्यूटन, यहाँ पे भी देख 4 न्यूटन। तो निकाल तो दोनों के बीच का बल रहा है, तो तू 1 kg का एफबीडी बना या 2 kg का एफबीडी बना, आंसर तो वही आएगा। क्या तुम्हें समझ आया? तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसे पिंड, जुड़े हुए पिंड का सवाल करा रहा हूं जो संपर्क के कारण जुड़े हुए हैं, संपर्क बल के कारण जुड़े हुए हैं। समझ आया कि नहीं है? बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं यार। एक्सेलरेशन तो मैंने कितनी आसानी से निकाल दिया, नेट फोर्स बटा नेट मास से एक्सेलरेशन निकाल देता हूं, दोनों को मिला के मान के। और किसी एक का भी वस्तु, मतलब दोनों निकालने जरूरी नहीं थे, किसी एक का एफबीडी बना के तो नॉर्मल निकाल सकता है। मैं तो दोनों निकाल के ये दिखाना चाहता था कि तू किसी से भी निकालेगा आंसर सेम आएगा, बस ये समझाना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा किया है। समझ आया कि नहीं आया? स्क्रीन पॉज करके बेटा लिखिए इसको। स्क्रीन पॉज करके लिखिए। स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए। लिख लिया? आगे देखो, नेक्स्ट देखो,
ये जबरदस्त सवाल है। 20 केजी का एक प्लैंक है, तख्ता है, एक ही वस्तु है, 10 मीटर लंबाई है, आगे खींचा उसको 30 न्यूटन से, पीछे खींचा 10 न्यूटन से। आगे कितने न्यूटन से खींचा? 30 न्यूटन से, और पीछे खींचा 10 न्यूटन से। तो यहां से 8 मीटर, इस छोर से 8 मीटर दूरी पर यहां पे तनाव क्या होगा? तो बिल्कुल तुम ऐसे सोचोगे तनाव कैसे होगा सर, जुड़ा हुआ थोड़ी ना है, ये तो एक ही वस्तु है। एक ही वस्तु है, मान ले मैं तुम्हें लिटा दूं और तेरा हाथ पकड़ के खींचूं, मैं घर्षणहीन सतह है, तेरा हाथ पकड़ के खींचूं, तो तेरा यहाँ पे तनाव नहीं होगा क्या? सबसे ज्यादा तनाव यहाँ पे होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे मैं खींच रहा हूं तो इसी हाथ के सारे पीछे का पूरा बॉडी आ रहा है। मैं यहाँ पे अगर तनाव देखूं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कुछ तनाव टी बाहर की तरफ होगा, तभी तो पीछे के हिस्सा को खींच के आगे ले जा रहा है। तो सबसे पहला काम इस तरह के सवाल में कि आप वस्तु का त्वरण निकालेंगे। इस वस्तु का आप एफबीडी बनाएंगे। आगे बल लग रहा है 30 न्यूटन और पीछे बल लग रहा है 10 न्यूटन। तो कुल असंतुलित बल क्या होगा? असंतुलित बल आगे 30 पीछे 10 तो 20 होगा, और इसका मास 20 केजी का है। तो एक्सीलरेशन हो जाएगा आपका 20/20 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने त्वरण से चल रहा है ये? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूरा बॉडी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है। अब आपको क्या करना है कि इसको 2 हिस्सा में काट लेना है। पूरी लंबाई 10 मीटर थी तो ये 2 मीटर का अलग कट जाएगा, और ये आपका 8 मीटर का अलग हो जाएगा। इस पे बल लग रहा था 30 न्यूटन और इधर बल लग रहा है 10 न्यूटन। अब बस एक बात बताओ तुम, यही है ना कहानी? बस तोड़ के काट के अलग कर ले, इमेजिन कर लो। ये वाला जो वस्तु है उसका मास कितना होगा? तो कुल 10 मीटर की लंबाई है, 10 मीटर लंबाई का मास है 20 केजी। तो 1 मीटर का लंबाई का मास होगा 2 केजी। अरे 10 से भाग दे दूंगा ना, तो 1 मीटर लंबाई का मास क्या होगा? 2 केजी। सही लिख रहा हूँ क्या? हाँ बिल्कुल सही लिख रहा हूँ। 1 मीटर लंबाई का मास होगा 2 केजी। तो ऐसे 2 मीटर का क्या हो जाएगा? 2 मीटर का हो जाएगा 4 केजी। तो ये हो जाएगा तेरा 4 केजी का, और ये हो जाएगा तेरा 16 केजी का। अब ये पूरा ही निकाय जा कहाँ रहा था? जब ये जुड़ा हुआ था एक ही निकाय था ना, एक ही वस्तु था ना, जा कहाँ रहा था? एक वस्तु पूरा आगे की तरफ जा रहा था। अब ऑब्वियस सी बात है, ये वाला जो हिस्सा है इसको पकड़ के आगे की तरफ लगा रहा होगा बल F, तनाव T मान ले, और इसी का एफबीडी बनाओगे तो आगे T, सिर्फ एक ही बनाना, एक ही का एफबीडी बनाना, इसी का बना लो। तो ये 4 केजी वाला इसके साथ एक ही साथ जुड़ा हुआ, अलग नहीं है, मैंने अलग इमेजिन किया है। जा आगे रहा है ना, तो पक्की बात है ये जो हिस्सा है उसको पकड़ के आगे की तरफ टी से खींच रहा होगा, आगे की तरफ टी डोमिनेटिंग होगा, क्योंकि आगे एक्सीलरेशन हो रहा है इसका 1 से। अरे आगे का बल डोमिनेटिंग था तो आगे एक्सीलरेशन होगा ए से, और ए का मान अपन ने निकाल लिया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टी डोमिनेटिंग होगा T - 10 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। जो T है वो तो आपको निकालना है, रहने दीजिए, -10 को उधर ले जाइए। तो मास बताइए कितना है उसका? 4 केजी। त्वरण 1 + 10 बराबर आ जाएगा 14 न्यूटन। T का मान आ जाएगा 14 न्यूटन। ये आपका आंसर आ चुका है, ये आपका आंसर आ चुका है। अब मैं 14 न्यूटन अब दूसरे तरीके से भी निकाल सकता हूँ। दूसरे तरीके से 14 न्यूटन कैसे निकालूंगा देखना, यहाँ पे सेकंड मेथड। मैं इसका एफबीडी बनाऊंगा। देखो बेटा, इस पे 30 न्यूटन का बल आगे लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, और द्रव्यमान है इसका 16 केजी का। जा रहा है ये 1 से, तो 30/16, तो एक्सीलरेशन तो ज्यादा होना चाहिए, कम एक्सीलरेशन 30 देखो बल इस पे 30 लगा ना आगे, और मास इसका 14 है, 16 है, तो 30/16 कितना होगा? 30/16 1 से ज्यादा होगा, लेकिन जा तो 1 से ही रहा है। तो पक्की बात है ये जो 4 केजी का हिस्सा है ना, इसको पकड़ के पीछे खींच रहा होगा कुछ T से, और ये संपर्क पर आगे का इस 4 केजी पे आगे जो T लग रहा है और 16 केजी पे जो पीछे T लग रहा है वो बराबर होगा। तो जब मैं दोनों को मिला के एक ही वस्तु माना था, और असल में एक ही वस्तु है, तो आगे T और पीछे T को आंतरिक बल मान लिया था, तो बाहरी खिंचाव या धक्का बल नहीं था। तो जब तुम इस 16 केजी का एफबीडी बनाओगे तो आगे 30 और पीछे की दिशा में लग रहा होगा तुम्हारा T। नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। आगे जा रहा है इसलिए 30 को बड़ा माना था। वस्तु जिधर जा रहा होगा उधर का बल बड़ा होगा, पीछे का बल छोटा होगा। इसमें प्लस माइनस का कंसेप्ट नहीं लगाते अपन, डायरेक्ट ये देखते हैं कि किधर जा रहा है वस्तु। अगर ये इधर जा रहा होता तो मैं लिखता T - 30, आगे का बल पॉजिटिव। इसमें पॉजिटिव निगेटिव मत लेना, कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें ये देखना कि वस्तु जा किधर रहा है।
इधर जा रहा है तो इधर वाला बल डोमिनेटिंग होगा। देखो 4 kg पे इधर वाला बल T डोमिनेटिंग था, देखो T माइनस 10 लिखा था, और 16 kg पे 30 डोमिनेटिंग हुआ तो 30 माइनस टी बराबर मास, बोलो मास 16 इंटू एक्सीलरेशन 1। तो माइनस टी को इधर ले जाओ तो T बराबर हो जाएगा 30 माइनस 16 बराबर 14 न्यूटन। आंसर 14 न्यूटन, 14 न्यूटन। तो इससे करो या इससे करो, इसको लिखना मत, ये सवाल सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है, ये तो दूसरी बार मैं सॉल्व करो, मिटाई देता हूँ, ले नहीं लिखूंगा, नहीं लिखूंगा। तो ये लिखना हो ना तो पीछे जाके लिख लेना, बाकी ये पॉज करके लिख फटाफट, बाकी यहाँ पे स्क्रीन पॉज करके लिखो फटाफट। समझ में आया कि नहीं है मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ पे स्क्रीन पॉज करके इसको लिखो फटाफट। स्क्रीन पॉज करके बेटा लिखिए फटाफट। लिख लिया क्या? अब आगे देखो, आगे देखो बाबा, आगे देखो, देखो अरे वाह यार, कितने वस्तु हैं? A B C D E, 1 2 3 4 5 वस्तु है। मुझे D तथा E के बीच संपर्क बल चाहिए, मतलब D और E के इसके बीच का संपर्क बल चाहिए। तो देखो भाई ऐसा है कि सारे एक दूसरे के साथ संपर्क में रखे हैं और बाहर से ये बल लगा F। तो ऐसे देखो सबको एक निकाय मान लो, सारे पिन को एक निकाय मान लो। तो M 1 2 3 4 5, तो इसका द्रव्यमान हो जाएगा 5m और पीछे की दिशा में बल लग रहा है F। तो सबका एक्सेलरेशन हो जाएगा नेट फोर्स बटा नेट मास 5m। ये आपका त्वरण आ गया इस दिशा में। अब आपको जिसके बीच में संपर्क बल चाहिए वहां पे जाके संपर्क पे 2 समानांतर लाइन खींचिए, आगे वाले पे आगे, पीछे वाले पे पीछे। अब आपको D और E के बीच संपर्क बल निकालना है, तो यहाँ पे D और E के बीच संपर्क बल निकालना है तो E का FBD बना लीजिए, क्योंकि E का FBD बनाना आसान है, क्योंकि E पीछे है, इस पे एक ही पीछे लग रहा होगा, देखो संपर्क बल N, तो इस पे एक संपर्क बल N पीछे लग रहा है सीधा, और ये इधर ही जा रहा है A त्वरण से, सब तो साथ ही जा रहे हैं A त्वरण से। तो फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स बताइए कितना लग रहा है इस पे N, मास बताइए इसका M, और त्वरण बताइए F बटा 5m। M से M कटेगा, N बराबर आ जाएगा F बटा 5। आंसर आ गया भाई, आंसर आ गया। अगर आपसे पूछता B और A का FBD के बीच संपर्क बल लगाइए, तो यहाँ पे मान लेते N और यहाँ पे मान लेते N, N1 और फिर इसका FBD बना के निकाल लेते, कोई खास बात नहीं है, इसका FBD बना के निकाल लेते, इस वाले का A का, क्योंकि A पे डायरेक्ट F लग रहा है और ये N1 आगे लग रहा है, इसका FBD बना के निकाल लेते। समझ में? अच्छा इस पे पूछता तो C और B के बीच अगर पूछता तो B पे A का विलंब बल A पे लगाता पीछे और B पे C के वैसे लगता आगे, तो आपको ये भी निकालना पड़ता फिर जाके ये निकलता, क्योंकि 2 वेरिएबल आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो वो सवाल थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसको आप कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे मैंने निकाल लिया और मैं तुमसे पूछता हूँ C और D के बीच बताओ, तो C और D के बीच में जाके 2 लाइन खींचोगे, C पे लग रहा हो आगे और D पे लग रहा हो पीछे। अब D पे एक N E के द्वारा पता चल गया, D पर एक N E के द्वारा पता चल गया, तो C के द्वारा पीछे जो N लगेगा वो निकाल लोगे। समझ में आया कि नहीं है? तो एक आपको साइड वाला निकालना पड़ेगा, तभी आप आगे निकाल सकते हैं। स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, बहुत बढ़िया सवाल है, आराम से स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, स्क्रीन पॉज करिए, इसको लिख लीजिए, ठीक है बेटा। अब आगे देखिए, लिख ले इसको। अब देखिए ये सवाल बहुत जबरदस्त है, इसमें बच्चे गलती करते हैं, तो अच्छे से देखिएगा। ये एक 5 kg का वस्तु है, 5 kg का ये वस्तु है देखो, और जिसकी लंबाई है 10 मीटर, ऊपर लगा है 30 न्यूटन बल। ऊपर यहाँ पे देखिए कितना बल लगा है बेटा, 30 न्यूटन का बल ऊपर लगा है, देखिए। तो आपसे पूछा है कि ऊपर से 6 मीटर नीचे यहाँ पर तनाव कितना होगा दोनों, मतलब वस्तु के पार्ट्स के बीच में। तो इसका FBD बनाएं आप, तो पहले आप पूरे का FBD बनाएं 5 kg का। तो इस 5 kg का FBD बनाएंगे, ऊपर से 30 न्यूटन बल लग रहा है, बताओ वस्तु असल में कहाँ जाएगा? नीचे। क्यों नीचे जाएगा सर? ऊपर बल लगा है ना। अरे भाई गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ नहीं लगेगा। तो तुम पूछ सकते हो सर पहले भी तो गुरुत्वाकर्षण बल आपको लगाना था, तो पहले वस्तु क्षैतिज में चल रहा था तो क्षैतिज का ही बल देख रहा था, अब तो ये ऊर्ध्वाधर में चलेगा, ऊपर बल लग रहा है कि नीचे लगेगा गुरुत्वाकर्षण, तो नीचे आपका लगेगा mg 150 न्यूटन पूरा वस्तु का। तो अच्छे से आप देखिए, यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि नीचे वाला फोर्स 50 और ऊपर वाला फोर्स 30। तो नीचे वाले को प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखो कि नीचे वाला ज़्यादा है तो नीचे वाले की तरफ वस्तु त्वरित हो जाएगा A। 50 माइनस 30 बराबर 5A।
बोलो 50 माइनस 30 20, 20 बराबर 5a, मतलब a बराबर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। जिधर ज़्यादा बल है वस्तु उधर त्वरित होगा, तो कितने से त्वरित होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अगर मैं ये 30 न्यूटन का बल ऊपर नहीं लगाता, अगर मैं ये 30 न्यूटन का बल ऊपर नहीं लगाता तो वस्तु नीचे जी त्वरण से जाता, लेकिन 30 न्यूटन का बल ऊपर लगा के मैं इसको मुक्त गति फ्री फॉल होने से रोक रहा हूं और नीचे सिर्फ ये जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। कितने से जाएगा बेटा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब आपको क्या करना है, अब आपको तनाव बल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो इस हिस्से का एफबीडी बना लीजिए। अब इस हिस्से का एफबीडी बनाने के लिए पहले इस हिस्से का मास आपको पता होना चाहिए। तो देखो 10 मीटर लंबाई का मास है 5 केजी, तो 1 मीटर लंबाई का मास हो जाएगा 5/10 केजी। आपको कितने मीटर का चाहिए, तो कुल था 10 मीटर और यहाँ से 6 मीटर, मतलब बचा हुआ 4 मीटर, तो 4 मीटर का मास कितना हो जाएगा 5/10 हो जाएगा 1/2 गुना 4 बराबर 2 केजी, 2 केजी। तो इसका मास होगा 2 केजी। तो यहाँ से देखिए ध्यान से, ये 2 केजी, ऊपर वाला वस्तु इस पे ऊपर की तरफ तनाव लगा रहा होगा, इस वस्तु पे ऊपर की तरफ तनाव लगाएगा T, और 2 केजी पे नीचे की तरफ इसके खुद का गुरुत्वाकर्षण बल होगा mg बराबर 20 न्यूटन। डोमिनेटिंग कौन होगा, बिल्कुल mg होगा क्योंकि नीचे जा रहा है, तो इसको लिखोगे नीचे वाला फोर्स -20/T बराबर मास इंटू एसिलेशन। मास बोलो 2 और एसिलेशन आपको 4 पता है, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, T उधर जाएगा, T बराबर आंसर आ जाएगा 12 न्यूटन। क्या आपको लगता है कि हमने सही निकाला ये, अच्छे से देख लो, क्या आपको लगता है ये 12 न्यूटन अपन ने सही निकाला है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही निकाला है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसका गुरुत्वाकर्षण बल नीचे एज्यूम कर तो लिया मैंने, गुरुत्वाकर्षण बल का यहाँ पे ध्यान रखना, जो दिख नहीं रहा है लेकिन फिर भी लगेगा, पहले भी लग रहा था, यहाँ भी ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लग रहा था, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल mg नीचे था लेकिन ये सपोर्ट ऊपर n बैलेंस लग कर रहा था इन दोनों को। हाँ समझ में आया कि नहीं है। और वस्तु क्षैतिज में चल रहा है तो x की दिशा में बल कितना लग रहा है उससे हमें मैटर करता है, y दिशा में बल कितना लग रहा है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्क्रीन पॉज करके ये बहुत अच्छे से आप लिख लीजिए, ठीक है बेटा, स्क्रीन पॉज करके इसको अच्छे से लिख लीजिए, स्क्रीन पॉज करके इसको अच्छे से लिख लीजिए। लिख लिया, आगे देखो, आगे देखो, देखो अब रस्सी से बंधे हुए वस्तुओं का निकाय, अब अपना अलग सिस्टम हो गया। पहले एक दूसरे के साथ डायरेक्ट संपर्क में जुड़े हुए थे, अब ये रस्सी से बंधे हैं, ठीक है बेटा, अब रस्सी से बंधे हैं तो कोई खास बात नहीं है इसमें। रस्सी से बंधे हैं तो संपर्क बल ना लग के तनाव बल लगेगा, और तनाव कैसे लगता है, तो तनाव संपर्क बिंदु से संपर्क की दूर की तरफ लगता है। तो इस वस्तु पर M2 पर तनाव पीछे होगा T, और M1 पे संपर्क बिंदु यहाँ पे इस पे तनाव होगा आगे T। सिंपल सी बात है, संपर्क में होना और रस्सी से बंधे होने में फर्क है। संपर्क में होने पे आगे वाले पे आगे लगता है T, सॉरी N। संपर्क में अगर कोई वस्तु है 2 तो संपर्क में होने की वजह से आगे वाले पे आगे लगेगा N और पीछे वाले पे पीछे लगेगा N। सही बात है। रस्सी से बंधे होने के कारण कहानी उल्टी हो जाती है। रस्सी से क्या होता है कि वस्तु को जब मैं आगे खींचूंगा तो ये वाला रस्सी M1 को आगे खींचेगा, तो T आगे लगेगा तभी तो आगे खींचेगा यार। अरे भाई ये रस्सी है, यहाँ से रस्सी बांध के मैं F4 से आगे खींच रहा हूँ, तो ये वस्तु आगे तभी जाएगा ना जब तनाव बल इस पे आगे होगा T। बात ही नहीं समझता है, समझ में आया कि नहीं आया? अब सुन, अभी रस्सी से ही बंधे है डायरेक्ट, तो पक्की बात है कि जितना रस्सी अगर इलोंगेट नहीं हो सकता, कंप्रेस नहीं हो सकता, तो जितना ये आगे जाएगा उतना ये आगे जाएगा, मतलब दोनों एक ही त्वरण से आगे चल रहे होंगे। अरे तुम्हें रस्सी से बांध दूं और मैं अपने कार के पीछे अटैच कर दूं और खींचो, कार जितने त्वरण से आगे जाएगा तू भी तो उतनी त्वरण से घसीटता हुआ नीचे जाएगा। अरे यार बंधे हुए हैं ना दोनों, तो एक ही त्वरण से आगे जा सकते हैं ना, कांस्टेंट हो गया ना दोनों बंधे हुए हैं तो अब M2 और M1 का इंडिविजुअल FBD ना बना के, मैं क्या कह रहा हूं, M1 और M2 का इंडिविजुअल FBD ना बना के मैं पूरे निकाय को, मतलब M1 और M2 को, दोनों पिंड को एक निकाय मान लेता हूं। M1 और M2 दोनों पिंड को एक निकाय मान लेता हूं। जब दोनों पिंड को मैं एक निकाय मानूंगा तो इसको मान लूंगा मैं M1 प्लस M2, और इधर बल लग रहा है उसको होगा उस पे F। तो फिर से तनाव, जब दोनों पिंड को मैंने निकाय मान लिया, दोनों पिंड को निकाय मान लिया है, दोनों पिंड को एक वस्तु मान लिया है, तो M1 पे तनाव आगे और M2 पे तनाव पीछे, तो नेट इंटरनल फोर्स की तरह काउंट होगा, कैंसिल हो जाएगा। इस पर कुल बाहरी बल में F ही काउंट होगा। तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, देख एक्सेलरेशन बराबर होगा F बटा M1 प्लस M2, एज सिंपल एज। अच्छा
अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब एक काम करता हूं, मैं तनाव निकालता हूं। तो तनाव निकालने के लिए M1 का FBD बना ले। M2 का FBD बनाएगा तो भी तनाव आ जाएगा। M1 का FBD बनाएगा तो M1 पे तनाव आगे लग रहा है T, और त्वरण भी आगे हो रहा है A। तो फॉर बल T बराबर मास M1 इंटू एसिलेशन। एसिलेशन की वैल्यू यहां से रख दे, A की वैल्यू रख दे F बटा M1 प्लस M2। तो ये हो जाएगा M1 F बटा M1 प्लस M2। ये आ गया, ये आ गया तेरा आंसर। समझ आया कि नहीं आया? बहुत इजी है क्या? बिल्कुल इजी है, कोई खास बात नहीं इसमें, बहुत ज़्यादा इजी है। देखो, रस्सी और सीधा संपर्क में क्या फ़र्क है कि मान लो ये दोनों संपर्क में होते, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। मान लो M1 M2 संपर्क में होते और इसको मैं F4 से आगे खींचता तो M1 थोड़ी ना आगे जाने वाला था, ये आगे निकल जाता, M1 वही छूट जाता। कैसे भाई? इसको मैं आगे पकड़ के खींच लूंगा तो सीधा आगे निकल जाएगा, इस पर थोड़ी ना कुछ प्रभाव डालेगा। ये दोनों साथ कब चलेंगे? तो ये दोनों, ये अगर सीधा संपर्क में रखे हो M1 और M2 तो इधर बल लगाने से साथ नहीं चलेंगे, लेकिन इधर बल लगाऊं तो दोनों चिपक के साथ चलेंगे। और इसमें यदि बल में इधर लगाऊं तो दोनों साथ नहीं चलेंगे, रस्सी तो लूज हो जाएगा। आगे खींचो तभी दोनों साथ चलेंगे। तो देख रहे हो फर्क यहाँ पे क्या आ रहा है? फर्क समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया फर्क समझ में, ठीक है। तो ये आपका आ गया जवाब। तो इस तरीके से आप निकालेंगे, कोई खास बात नहीं है। वहां पे और यहाँ पे आंसर लगभग एक ही जैसा आएगा। जो काम वहां पे जोड़ने का कर रहा था अभिलंब बल, संपर्क बल, यहाँ पे काम सेम काम जोड़ने का कौन कर रहा है? तनाव बल। यहाँ पे सेम काम जोड़ने का कौन कर रहा है? तनाव बल। कोई खास बात नहीं है, कोई खास बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है। ये रहा सवाल, ये रहा आंसर तुम्हारा। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे सर? अरे यार कोई मतलब नहीं, देख इधर सारे को मिला के एक निकाय मान ले। तो 5 2 7 और 1 8 kg। निकाय में कुल द्रव्यमान कितना हो गया? 8 kg। इधर लग रहा है 40 न्यूटन। तो सारे पिंड को सारे पिंड को मिला के यदि एक निकाय मान लिया जाए तो उस पर बाहरी बल जो लग रहा होगा उसमें इसका टेंशन जो लगेगा यहाँ पे T, वो काउंट नहीं होगा। ये मान ले T1 T2 लग रहा है यहाँ पे, सॉरी T1 लग रहा है यहाँ पे, T2 और यहाँ पे T2 लग रहा है, ये काउंट नहीं होगा क्योंकि आंतरिक बल हो गया। पूरे निकाय में T2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे T1 कैंसिल हो जाएगा। तो कुल खिंचाव बल तेरा हो गया 40 और कुल द्रव्यमान निकाय का हो गया 5 2 7 1 8 8 5 40 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस तरफ, क्योंकि बल तो इसी तरफ लग रहा है। अब तुम्हें यदि T1 का मान निकालना है तो 1 kg का FBD बना। क्या बनाएगा साहब? 1 kg का FBD। 1 kg के FBD पे इधर लग रहा है T1, एक ही बल लग रहा है इधर T1, और फोर्स बराबर मास इंटू एसिलेशन। इधर ही जा रहा है, इधर मास बोल 1, एसिलेशन बोल 5, तो 5 न्यूटन आंसर आ गया। अगर तुम्हें T2 निकालना है तो 5 kg का FBD बना ले। 5 kg में FBD ध्यान से देख, पीछे लग रहा है 40, लग रहा है बिल्कुल 5 पे सीधा देख, यहाँ पे 40 लग रहा है, पीछे लग रहा है T2। जीतेगा कौन बड़ा होगा? 40, क्योंकि वस्तु तो इधर जा रहा है। तो 40 माइनस T2, इस पर नेट फोर्स हो गया। नेट फोर्स बड़ा होता है मास इंटू एसिलेशन। 5 इंटू एसिलेशन का मान बता, तो एसिलेशन तेरा 5 है, 5 25। तो T2 कितना जाएगा बोल? T2 ये 25 इधर चला जाएगा, 40 माइनस 25 मतलब 15 न्यूटन। 15 न्यूटन। और इधर से भी निकालेगा 2 kg का FBD बना के तो 15 न्यूटन ही आएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत इजी है। बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए और स्क्रीन पॉज करके दोनों सवाल आराम से लिखिए, कोई जल्दी नहीं है। दोनों सवाल बहुत आराम से लिखिए प्लीज। स्क्रीन पॉज करके दोनों सवाल लिखिए, ठीक है? दोनों सवाल स्क्रीन पॉज करके लिख लिया। चलिए आगे देखिए। अब इस तरह के खूब सारे सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। मान लीजिए ऐसा एक वस्तु बना लिया अपन ने, चलो फटाफट देखो। सवाल की कमी नहीं है, कंसेप्ट एक बार सीख जाएंगे तो n नंबर ऑफ सवाल आप आराम से करते रहेंगे, n नंबर ऑफ सवाल आप आराम से करते रहेंगे। ऐसे देखिए, अब अपन ना क्षैतिज सतह के सवाल छोड़ के पुल्ली ब्लॉक सिस्टम पे चलते हैं, जहाँ पे रस्सी से कनेक्टेड होगा लेकिन वो पुल्ली से कनेक्टेड होगा, ठीक है ना? पुल्ली ब्लॉक सिस्टम पे चलते हैं अपन। देखिए पुल्ली ब्लॉक सिस्टम पे चलते हैं। ऐसा यहाँ पे एक मास कनेक्टेड है M2 का और यहाँ पे मास कनेक्टेड है M1 का। बिल्कुल रस्सी से ही कनेक्टेड है, सीधा संपर्क में तो नहीं है, रस्सी से कनेक्टेड है, लेकिन रस्सी में एक पुल्ली के थ्रू ऐसे कनेक्टेड हो गए। साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अभी जब मैं इसको यहाँ पे पहले रखूँगा, आराम से रख किया, और फिर मैं मुक्त करूँगा, रिलीज करूँगा,
और आपको पता है कि M2 बड़ा है M1 से, तो पक्की बात है जो डोमिनेटिंग होगा वो अपनी तरफ खींच के ले जाएगा। तो M2 पे नीचे एक्सेलरेशन होगा A, और ये एक ही रस्सी से बंधा है, और रस्सी बेटा आइडियल है, रस्सी इलोंगेट नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कि रस्सी खींच गया। ये रस्सी यदि आइडियल है, यहाँ से यहाँ तक की इसकी लंबाई नियत है, तो जितना दूरी t समय में ये करेगा तय, उतना ही दूरी t समय में ये तय करेगा, मतलब जितना त्वरण इसका होगा उतना ही त्वरण इसका होगा ऊपर। तो आप ऐसे मत बोल देना इसका त्वरण पॉजिटिव इसका निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इसलिए पॉजिटिव निगेटिव का रेफरेंस नहीं लो। यहाँ पे बस ये मानो कि ये नीचे ये ऊपर, अगर तुमसे बोले नहीं मुझे पॉजिटिव निगेटिव में ही बताओ तो बता देना, ऊपर को पॉजिटिव मानूंगा तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, बस कोई खास बात नहीं। अब यहाँ पे अगर मैं M2 का FBD बनाऊँ तो इसी में FBD बना सकता हूँ, इस पे नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक बल लगेगा M2G, और यहाँ पे एक तनाव बल लगेगा T ऊपर, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक नीचे बल लगेगा M1G, और तनाव के कारण ऊपर बल लगेगा T। T तनाव क्यों? जो तनाव यहाँ पे वही तनाव यहाँ पे, बिल्कुल तनाव बल मैंने आपको साम्य अवस्था में बहुत सारे सवाल करे हैं, तनाव बल यहाँ पे जितना ऊपर लगेगा T, उतना ही यहाँ पे तनाव बल ऊपर लगेगा T। ठीक है क्या? अब आप M2 का FBD बनाइए आराम से, M2 का FBD, क्योंकि पहले मैं एकदम बेसिक से आपको हो क्या रहा है वो सिखा दूंगा, और फिर मैं आपको डायरेक्ट आंसर लिखना भी सिखा दूंगा। तो अभी मैं वो सिखा रहा हूँ जो यहाँ पे हो रहा है। तो M2 का FBD बनाएंगे बेटा, तो नीचे बल लग रहा है आपका M2G और ऊपर बल लग रहा है T, दोनों में से जीतेगा कौन? तो पहले ही आपने डिसाइड कर लिया कि M2 भारी होने की वजह से नीचे त्वरित होगा A से, माना है आपने, लेट। अगर आपका माना हुआ गलत होता है तो कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव आंसर आ जाएगा, उसमें कोई खास बात थोड़ी ना है। आपने नीचे माना A, तो नीचे जिधर त्वरित होगा उधर का बल ज़्यादा मानोगे। तो पॉजिटिव निगेटिव इसमें नहीं मानते हैं बेटा, कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें क्या मानेंगे? नीचे की तरफ यदि त्वरण है, नीचे की तरफ त्वरण है तो नीचे वाला बल ज़्यादा होगा। नीचे वाला बल कौन है? M2G। तो आप लिखेंगे इक्वेशन M2G ज़्यादा होगा किससे? T से। तो इस पर कुल बल आएगा M2G माइनस T, नेट फोर्स। नेट फोर्स बराबर हो जाएगा मास M2 इंटू एक्सेलरेशन A, समीकरण 1। और यहाँ से आप बनाएंगे M1 का FBD। जब आप M1 का FBD बनाएंगे, M1 का FBD बनाइए, आइए FBD बनाइए, आइए FBD बनाइए। M1 का FBD बनाएंगे तो इस पर T लगेगा ऊपर और ये लगेगा M1G नीचे। देखो T ऊपर, M1G नीचे। अब इस पे कौन सा बल डोमिनेटिंग होगा? तो M1 के हिसाब से आपने त्वरण ऊपर डिसाइड किया था, तो T ज़्यादा होगा। और बिल्कुल सही बात है यार, ये नीचे जाएगा, रस्सी नीचे खींचेगा तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाता तो ये ऊपर जाता। तो यहाँ प्लस माइनस मत सोचो, यहाँ पे ये मत सोचो कि ये नीचे इसको प्लस लिया था तो इसको प्लस लेंगे, ना, ऐसे सोचो कि इसका एक्सेलरेशन नीचे था तो नीचे वाला फोर्स मजबूत होगा, डोमिनेटिंग होगा, ज़्यादा होगा। इसका एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है तो ऊपर वाला बल ज़्यादा होगा, डोमिनेटिंग होगा, मजबूत होगा, ज़्यादा होगा ऊपर वाला बल। तो क्या लिखेगा? बोल, T माइनस M1G नेट फोर्स बराबर मास M1 इंटू एक्सेलरेशन। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को चिपका दो, इसको यहाँ लिख दो या उसको ऊपर वाले को इधर ले आओ। तो ये होगा आपका M2G माइनस T बराबर M2A, ये होगा समीकरण नंबर 1। अब ध्यान से देखा जाए और इसको सॉल्व करोगे अच्छे से तो देखो ये T से ये T कैंसिल हो गया, ये T से ये T कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बनेगा M2G माइनस M1G बराबर M1A प्लस M2A। देखो ये जोड़ोगे तो ये T और माइनस T कैंसिल हो गया, जोड़ रहा हूँ ना भाई, इसको जोड़ रहा हूँ मैं, ऐड कर रहा हूँ। तो ये जो तनाव वाला फैक्टर है T वो कैंसिल हो गया, ये M2G माइनस M1G, और इधर M1A प्लस M2A, A बाहर आ जाएगा। तो क्या बचेगा? ये बचेगा M1 प्लस M2। तो यहाँ से आप देखोगे तो आपका एक्सेलरेशन बड़ा आसान वाला टर्म आ गया। A बराबर बताओ क्या होगा? M2 माइनस M1G, अरे G कॉमन निकाल सकता हूँ, बटा M1 प्लस M2। तो इसको लिख सकते हैं M2 माइनस M1 बटा M2 प्लस M1 इंटू G। आओ आ गया त्वरण आ गया। सर आपको लगा कि थोड़ा सा मुश्किल सवाल? नहीं बेटा, याद करो जो पहला सवाल मैंने कराया था, पहला सवाल जो मैंने कराया था उसको याद करो। चलो एक बार मैं दिखा देता हूँ। पहला सवाल जो मैंने कराया था, ये देखो,
पहला सवाल मैंने कराया था तो क्या मैंने आपको बताया था, अरे यार वो तो मिटा दिया शायद मैंने, एफबीडी बनाया था दोनों का अलग अलग, दोनों का अलग अलग एफबीडी बनाया था, फिर समीकरण से सॉल्व करके निकाला था। यहाँ पे देखो एक्सीलरेशन बराबर नेट फोर्स बटा नेट मास लिख दिया मैंने डायरेक्ट। उसी तरीके से क्या मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि डायरेक्ट मैं लिख दूँ नेट फोर्स पुलिंग फोर्स बटा नेट मास, यहाँ पे ऐसा मैं कर सकता हूँ क्या? तो देखो वस्तु असल में एक लाइन में ही चल रहा है, तुम बस इमेजिन करो कि ये इसर से सीधा नीचे आ रहा है, इस रस्सी को ऐसे ले लो सीधा और इसको ऐसे चलता हुआ मानो, ऐसे चलता हुआ मानो। हालांकि ऐसे नहीं चल रहा है, दोनों ऐसे नहीं चल रहा है, ये पुल्ली से लटका हुआ है। चलो ये भी छोड़ो, तुम एक काम करो, इसको ऐसे में रख लो, इसको ऐसे रख लो, सीधा रख लो। सीधा रख के ऐसे देखो कि ये तुम्हारा है M2 और ये तुम्हारा है M1। इस पे आगे बल लग रहा है M2G, बिल्कुल लग रहा है, देख आगे बल लग रहा है M2G। अरे ये है यही, मैं इसको सीधा नहीं कर रहा, इमेजिन करने के लिए कह रहा हूं, इमेजिन करने के लिए कह रहा हूं। अगर तूने इसको आगे मान लिया M2G और पीछे मान लिया M1G, समझ में आया कि नहीं आया? पीछे मान लिया M1G, तो यहां पे तनाव बल पीछे लगेगा T और यहां पे तनाव बल आगे लगेगा T। यहां पे तनाव जो लग रहा है वो गति के विपरीत लग रहा है, यहां पे तनाव गति की दिशा में लग रहा है। अगर दोनों को एक साथ निकाय मान लोगे तो तनाव तो तेरा कैंसिल हो जाएगा और नेट पुलिंग फोर्स, नेट असंतुलित बल जो आएगा, जो गति कराने का कारण बन रहा है, जो गति जिसके वजह से हो रहा है, वो तेरा हो जाएगा M2G माइनस M1G। देखो आगे की तरफ ये त्वरित हो रहा है तो M2G तो इसको आगे लेके जा रहा है और ये T और ये T दोनों पिंड को एक साथ मान लोगे तो कैंसिल हो जाएगा। और पीछे क्या लग रहा है M1G, तो M1G गति करा नहीं रहा, रोक रहा है, तो कुल असंतुलित बल क्या हो जाएगा? दोनों पिंड को अगर एक मान लिया जाए, दोनों पिंड को एक लाख मान लिया जाए तो इस पे कुल असंतुलित बल क्या हो जाएगा? M2G माइनस M1G, M2G माइनस M1G। इसका मतलब कुल असंतुलित बल इस पे हो गया M2G माइनस M1G। तो साहब कुल असंतुलित बल हो गया इस पे M2G माइनस M1G, कुल असंतुलित बल हो गया इस पे, दोनों को एक मान लिया तो M2G माइनस M1G, और कुल पिंड दोनों मिला के जो जिसका निकाय मान उसका दरमियान हो गया M1 प्लस M2। यही तो आंसर आया था, ये मजदूरी क्यों करा, यही तो आंसर आया था। देख आंसर क्या आया है, M2 माइनस M1G बटा M1 प्लस M2। देख उधर G कॉमन ले ले, बोल M2 माइनस M1 बटा M1 प्लस M2। फिर से एक बार समझाता हूं, देख यहाँ पे जो M2G बल लग रहा है, यहाँ पे जो M2G बल लग रहा है नीचे की दिशा में, यही असल में गति का कारण है। और तुम दोनों को एक निकाय मान लोगे तो ये देखो गति के विपरीत दिशा में लग रहा है ये T, और ये गति की दिशा में लग रहा है T। अरे ये ऊपर त्वरित हो रहा था, गति की दिशा में लग रहा है T, और ये नीचे त्वरित हो रहा था, गति के विपरीत दिशा में लग रहा है T। यदि दोनों पिंड को एक निकाय मान लिया जाए, यदि दोनों पिंड को एक निकाय मान लिया जाए तो ये T और ये T आंतरिक बल के रूप में कैंसिल हो जाएगा। तो ये गति की दिशा में M2G लग रहा है, ये गति करा रहा है और ये गति को रोक रहा है। वस्तु ऊपर जा रहा है तो रोक रहा है ना M1G। अच्छा M1G का मान जितना कम होगा ना तो निकाय का त्वरण उतना ज्यादा होगा। देख ले करके सोच, भौतिक रूप से सोच, गणित तो बता ही देगा, भौतिक रूप से सोच। मान ले M2 है 10 किलो का और ये 1 किलो का, ये 10 किलो का, ये 1 किलो का, जल्दी त्वरण होगा, तेजी से भागेगा। और मान ले ये है 8 किलो का, ये 4 किलो का, तो कम त्वरण होगा। और मान लिए 5 और ये 5, तो त्वरण नहीं होगा। देख लेना, देख ले 5 और 5 रख ले, चलेगा क्या ये? अरे इधर 5 केजी लटका दिया, इधर 5 केजी लटका दिया तो लटका ही रह जाएगा, कहां चलेगा बे? बैलेंस हो जाएगा ना, क्योंकि ये 5 केजी तो इधर 50 न्यूटन, ये 50 न्यूटन, तो कुल असंतुलित बल 0 हो जाएगा। ये असंतुलित बल दे रहा है ये, और ये आंतरिक बल हो जा रहा है। तो समझ आ गया होगा, नेट पुलिंग फोर्स बटा नेट मास इज आंसर। समझ में आया कि नहीं आया ये बात? अब मेरी बात सुन ढंग से, ये जो आंसर अपन ने निकाल दिया, अब मैं इसको तीसरी दुनिया में ले चलता हूं तुम्हें, जहां पे पहुंच के तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा और लगेगा कि इसके आगे कुछ है ही नहीं। तीसरी दुनिया में ले चलता हूं तुम्हें, जहां पे पहुंच के तुम्हें मोक्ष मिलने वाला। मोक्ष का मतलब समझता है ना, मोक्ष की प्राप्ति कराते हो तुम्हें। देखो क्या मैंने एक मजदूरी करके पूरा निकाला, समझ आया? पूरी मजदूरी की मैंने, पूरा एक एक बॉडी का एफबीडी बनाया, अलग अलग बनाया, फिर मैंने इसको सॉल्व करा। एक किया मैंने मजदूरी, दूसरा मैंने आसान तरीका बनाया, ये किताबों में दिया होता है, कोई खास बात नहीं है। अब तुम्हें मैं तीसरी दुनिया में लेके चल रहा हूं जहां तुम्हें मोक्ष मिलने वाला है। देख इधर, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अब मैं सीधा सीधा लॉजिक यूज करूंगा, सीधा एग्जाम वाला फंडा सोचूंगा। एग्जाम वाला फंडा में क्या सोच सकता हूं? तो देख, एग्जाम वाला फंडा में ये सोच सकता हूं कि मान लो यदि क्या माना गया बे? M1 और M2 बराबर है। 5वीं क्लास के बच्चे को यदि समझाया जाए तो वो भी तुरंत समझ लेगा कि यदि M1 और M2 बराबर है,
तो जो निकाय का त्वरण हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। ये मुझे किसी फॉर्मूला से पता नहीं चल रहा, ये मुझे किसी फॉर्मूला से पता नहीं चल रहा, ये तो मुझे निकाय देख के पता चल रहा है। निकाय को देख के महसूस कर रहा हूं मैं कि इधर 5 केजी लटका दिया, इधर 5 केजी लटका दिया, तो त्वरण होगा कि दोनों रुक जाएगा, बे संतुलित हो जाएगा। तराजू इसी ऐसे भी काम करता है ना, तराजू जैसा होगा, इधर 5 तो रुक जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो एक समान द्रव्यमान यदि दोनों तरफ लगा दिया जाए तो निकाय का त्वरण क्या होगा? 0। ये तूने अपनी बुद्धि से सोची है, और जो तूने बुद्धि से सोची है वही 4 ऑप्शन में जस्टिफाई करके देख। जिस ऑप्शन में आ गया वो आंसर आएगा, जो आंसर अभी आया उसमें भी जस्टिफाई करके देख सकता है, उसमें भी जस्टिफाई करके देख सकता है। तो चल देखते हैं, चल देखते हैं। देख इधर m1 m2 बराबर रख, जैसे ही बराबर रखेगा आंसर आ गया 0। देख जबरदस्त काम हो गया। और एग्जाम में जब तू बैठेगा तो एक ऑप्शन जो सही वाला है वो तो तुम्हें यहां पे दिख गया, जो आंसर तूने डिराइव करके निकाल के लाया था वो तो तुम्हें समझ आ चुका है, उसको मैंने अपने लॉजिक से भी वेरीफाई कर दिया है। अब एग्जाम में गलत ऑप्शन कैसे बनाते हैं दोस्तों, गलत ऑप्शन कैसे बनाते हैं? तो इसको ऊपर रख देंगे, इसको नीचे रख देंगे, गलत ऑप्शन बन गया साहब। तो जब इसको ऊपर रखेंगे तो m2 प्लस m1, और नीचे रखेंगे m2 माइनस m1, तो जैसे बराबर रखेगा तो नीचे आएगा 0, 1/0 क्या हो जाता है? इनफाइनाइट। और बड़े आश्चर्य की बात है, बच्चा हर जगह पढ़ लेता है, 4 बार पढ़ लेता है, लेकिन 50% बच्चे ये ऑप्शन टिक करके आते हैं एग्जाम में, m बराबर m2 प्लस m1 बटा m2 माइनस m1 इंटू जी, ये ऑप्शन टिक करके आते हैं। रामलाल सोच कितना बड़ा गधा है तू, पहली दुनिया में जी रहा है तू, तीसरी दुनिया में पहुंच ही नहीं पा रहा। पढ़ा तो था सर लेकिन भूल गया, कंफ्यूज हो गया। अबे कंफ्यूज हो गया तो ब्लंडर कर देगा क्या? अगर कंफ्यूज हो गया तो कुछ भी, थोड़ा तो बुद्धि लगा ले, भगवान ने नहीं दिया है तो अब तेरी क्या गलती है? थोड़ा तो कहां से लगाया सर, है ही नहीं। कोशिश कर, धीरे धीरे कोशिश कर, सबके पास थोड़ा छुपा होता है, कहीं ना कहीं कोशिश करेगा तो निकल के आएगा बुद्धि। और सोच कि यदि m1 m2 बराबर हो जाए तो अच्छा, बच्चा 5% बच्चे थोड़े से अलग टाइप के भी होते हैं, बच्चे कई तरह के होते हैं, A टाइप, B टाइप, C टाइप, D टाइप। तो कुछ बच्चे जो C टाइप होते हैं वो कहते हैं सर आपने कहा था m2 ग्रेटर देन m1 है, m2 ग्रेटर देन m1 है, तो मैं कैसे बराबर मान लूं, क्योंकि सारा कैलकुलेशन तो आपने मान के किया है कि m1 m2 से बड़ा है, तो बराबर कैसे मान रहे हो? तो बड़ी बात बता, m1 m2 से कितना, m2 m1 से कितना बड़ा है? अरे बड़ा माना है, कितना है m2 है कितना बताना तू, 4 केजी, 10 केजी, 20 केजी कितना है? नहीं पता सर। तो आंसर m2 m1 के टर्म्स में आएगा। हाँ सर, तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि m2 बड़ा है, कितना बड़ा है? 0 केजी बड़ा है, बड़ा ही नहीं है। मान सकता हूँ बेटा, मान सकता हूँ, m1 m2 के टर्म्स में आंसर आ रहा है ना, और देख मान के कितना जबरदस्त वेरीफाई हो गया। तो आधे बच्चे कैलकुलेशन से करते हैं तो यहाँ तक भी पहुँच जाते हैं गलती से, या फिर वो रटने की कोशिश करते हैं तो भूल जाते हैं कि माइनस ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, तो गलती से गलत ऑप्शन टिक कर देते हैं। लेकिन तुम्हें कंसेप्ट के साथ साथ बुद्धि लगाना भी आना चाहिए। और बुद्धि कैसे लगाओगे? बुद्धि ऐसे लगाओगे कि यदि m1 बराबर m2 है तो त्वरण 0 होना चाहिए, और इसमें m1 बराबर m2 रखने से त्वरण 0 आ रहा है, इसमें m1 बराबर m2 रखने से त्वरण 0 आ रहा है। लेकिन इसमें जैसे ही m1 बराबर m2 रखेंगे तो ये नीचे 0 हो जाएगा, 1/0 क्या हो जाता है? अनंत। इसलिए इसमें त्वरण 0 नहीं आ रहा है, इसमें त्वरण 0 नहीं आ रहा है। ठीक है ना? चलो अब तुम कह सकते हो सर ये तो समझ आ गया, अगर ऐसा 2 ऑप्शन में जस्टिफाई कर जाए तो आगे का लॉजिक मैं बताऊंगा ना बे, तू कैसे डिसाइड कर रहा है? आगे देख, इधर आगे देख, पहला लॉजिक। अच्छा, लॉजिक ही तो मेन है, और इसी को अपन ने कोने में लिख लिया, इसको तो जबरदस्त तरीके से अलग से लिखना चाहिए, कोई बात नहीं। यहाँ देख इधर, लॉजिक ही तो मेन है एग्जाम में, असल में फाइनल एग्जाम में यही सबसे ज्यादा काम आएगा। देख लॉजिक नंबर 1, यदि m1 बराबर m2 है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, दूसरा लॉजिक बताओ कुछ सर, यदि m1 0 है तो a बराबर g आएगा। ये कौन सा लॉजिक है? ये कब सोचा सर आपने? कहाँ सोच लिया? तू भी सोच ले, समझ आ जाएगा। तू बोलेगा सर m1 तो कुछ है। भाई साहब m1 की मान कितनी है बताइए ना, कितनी है, कितना है, कितना है m1 का मान? भाई कितना है? m1 है तो कितना हो सकता है? सर कितना भी हो सकता है, तो 0 कोई नहीं है क्या नंबर? कितना भी हो सकता है, m1 कितना भी हो सकता है, 2 केजी, 10 केजी, 20 केजी हो सकता, तो 0 के साथ तुम बेईमानी क्यों कर रहे हो भाई? नाइंसाफी क्यों कर रहे हो? 0 भी तो एक मान है। 0 गिनती देख, 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 से कुछ भी हो सकता है, तो 0 भी हो सकता है। यदि m1 का मान 0 है तो ये 0 है, ये 0 है मतलब ये है ही नहीं, तो ये फ्री फॉल कर जाएगा। रख के देख ले m1 को 0, आंसर g आएगा। रख के देख m1 को 0 0 0, m2 से m2 कटा, a बराबर g। देख देख इधर, देख इधर, चमत्कार देख।
अब बता तुम्हें समझ आया कि नहीं, बहुत मेहनत करा लिया तूने, अब बता तुम्हें समझ में आया नहीं। ये सारी चीजें क्यों करी कि तुम्हें दिख जाए कि एक बार एफबीडी से जो मैं निकाल रहा हूं वो सही है। फिर जो सही आ गया उसको मैंने आपको आसानी से भी समझा दिया, नेट असंतुलित बल बटा कुल मास, और उसको लॉजिक से भी समझा दिया, उसको लॉजिक से भी समझा दिया। अब तू कुछ भी पढ़ने की स्थिति में बचा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें मिल गया मोक्ष। समझ आया है कि नहीं आया? यहाँ पे क्लियर है ये बात? आराम से रुक जाइए, स्क्रीन पॉज करके इसको आप लिखिए। क्या करिएगा बेटा? स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, स्क्रीन पॉज करिए और लिख लीजिए।